तापमान अचानक इतना गिर गया कि सब ठंड से कांपने लगे। और इसी भयानक सिचुएशन में उसकी मुलाकात ऑफिस में काम करने वाली अपनी सहकर्मी से हुई। वो उसके साथ थोड़ी गर्माहट महसूस करना चाहता था, लेकिन वो बोझ बन जाती, इसीलिए वो जाने वाला था। लेकिन कुछ बातें सुनने के बाद उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। लगता है इस बार शाकाहारी को मांस नहीं मिला। वो एक ऑफिस में काम करता है, उसका बॉस एक अभद्र इंसान है जो उसे हर दिन अपमानित करता है। कम से कम उसकी खूबसूरत दोस्त तो उसके साथ है। बाहर से देखो तो लगता है जैसे वो कुछ चाहती है, लेकिन उसे मांगना नहीं आता। तभी अचानक ठंड और बढ़ गई। उन्होंने अपने फोन पर देखा कि दुनिया सच में पागल हो रही है। टेम्परेचर इतना गिर गया कि अफ्रीका में भी बर्फबारी शुरू हो गई। अब वहाँ पानी तो है, भले ही जमा हुआ हो। उसे काम पर वापस जाना था, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, तो वो लगभग ठंड से कांपते हुए सीढ़ियों से चढ़ने लगा। ऐसे कड़कड़ाते मौसम में हमारा छोटा सा दोस्त और सिकुड़ता जा रहा था। जब वो ऊपर पहुंचा तो ऑफिस में कोई रोशनी नहीं थी, बस अजीब सी धातु की आवाजें। तभी सडनली एक ज़ॉम्बी कमरे में आया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो वहां से भागा और अपने सहकर्मी को बाहर लॉक कर दिया। फिर एक इमरजेंसी मैसेज आया जिसमें बताया गया कि एक वायरस फैल गया है। अब इंसान अपना पेट भरने के लिए दूसरे इंसानों को खा रहे हैं। और सच्चाई ये थी कि कुछ दिन पहले उसके लिए एक सिस्टम आया था जो ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए चीजें बेच रहा था। उसे लगा था कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। तभी अचानक इंटरनेट भी बंद हो गया। टेम्परेचर अलास्का से भी कम था, इसलिए वो अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर सीढ़ियों से ऊपर गया। उसे साफ कपड़े मिले और उसने बदल लिए, क्योंकि अगर वो उस लड़की से दोबारा मिले तो ढंग के कपड़े तो होने चाहिए, साफ रहना जरूरी है ना। एक सामान से भरा बैग और एक कंबल भी मिला, और मैनेजर के ऑफिस में एक ऐसी चीज मिली जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। ठंड आए 3 दिन हो चुके थे और हालात सुधरते नहीं दिख रहे थे। बचने का एकमात्र तरीका हेलीकॉप्टर लग रहा था, और वो होने वाला नहीं था। सिस्टम में उसने एक कोट बिकते देखा, लेकिन पॉकेट में कुछ था नहीं, इसलिए उदास होकर सो गया। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज से नींद खुली। वो गोल्फ क्लब लेकर तुरंत उठा, लेकिन दरवाजा खोला तो कोई ज़ॉम्बी नहीं था। वो उस आदमी को पहचान गया जिसने बताया कि वो इमरजेंसी डोर से भागकर यहाँ आया है। लेकिन जब उस आदमी ने पूछा कि क्या उसके पास खाना है, तो हमारे हीरो ने झूठ बोल दिया कि नहीं है। फिर बोला कि पानी लेने जाता है, लेकिन उस आदमी ने अजीब नजर से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे पूछ रहा हो, सच बता रहे हो? जिनसिंग को सिचुएशन पर शक होने लगा। वो बाथरूम में बॉटल भर रहा था। उसे याद आया कि वो आदमी इतनी ठंड में भी पसीना बहा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद वहम है। तभी सडनली उस पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। उसने अपनी बॉटल से उसे मारा और उसकी पसलियों पर लात जड़ दी, और तब उसे एहसास हुआ यही वो आदमी था जो कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक था। वो हैरान रह गया। फिर जिनसोंग ने अपना क्लब उठाया और उस सहकर्मी के सिर की जबरदस्त मालिश कर दी। अगर पहले उसे सिर दर्द था तो अब नहीं होगा। इसी के साथ सिस्टम ने बताया कि उसने एक कॉइन कमाया, लेकिन जब उसने उस आदमी के हाथ की जांच की तो पता चला कि वो इन्फेक्टेड कैसे हुआ था। वापस ऑफिस में आकर वो गहरी सोच में था कि तभी एक आवाज सुनाई दी। खिड़की से बाहर देखा तो एक आदमी अकेला कई ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक सका। ज़ॉम्बीज ने उस पर भयानक हमला किया और कुछ ही सेकंड्स में वो भी ज़ॉम्बी बन गया। 3 दिन बीत गए और फोन की बैटरी अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई। वो ज्यादातर वक्त खिड़की से बाहर देखते हुए बैटरी बचाता रहा। इस दौरान उसने कई लोगों को भागने की कोशिश करते देखा, लेकिन हर कोई ज़ॉम्बी बन गया। फिर भी उसे एहसास हुआ कि वहां बैठे रहना मौत को दावत देना है। इसीलिए उसने तय किया कि इमारत के अंदर दूसरे बचे हुए लोगों को ढूंढेगा जिन पर भरोसा हो सके। उसने 6th फ्लोर को टारगेट बनाया, ये देखने के लिए कि किम जुआन के कहे मुताबिक एंट्रेंस बंद है या नहीं। तभी सडनली इमारत की बत्तियां जल उठी। वो खुशी से खिड़कियों की तरफ दौड़ा, लेकिन पूरा शहर घोर अंधेरे में डूबा था। उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। शायद किसी ने इमरजेंसी जनरेटर चालू किया होगा। आगे बढ़ते हुए वो सोचता रहा कि बत्तियां कभी भी जा सकती हैं, इसलिए जल्दी बाकी बचे लोगों को ढूंढना होगा। उसे लगा जिसने भी ऐसा किया होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव या सिक्योरिटी ऑफिस में होगा, दोनों ही पहली मंजिल पर। और नीचे जाने से पहले उसने अपने जूते उतार दिए ताकि कोई आवाज न हो। कुछ देर बाद 6th फ्लोर पर पहुंचकर उसने एक नजर डाली और देखा कि एक कमरा अंदर से बंद है। ये देखकर उसके मन में उम्मीद जागी। उसे यकीन हो गया कि इमारत में और भी लोग बचे हैं, लेकिन फिलहाल उसने पीछे हटने का फैसला किया। बाहर के ज़ॉम्बीज अभी तक अंदर नहीं आए थे, लेकिन लॉबी की हालत देखकर लग रहा था कि नीचे कुछ ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। जब उसने 1st फ्लोर का दरवाजा खोला तो सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड से टकरा गया। उसे पहले से अंदाजा था कि निकलना आसान नहीं होगा, और इस बात की राहत थी कि बाहर वाले राक्षस अंदर नहीं घुसे। लेकिन जिनांग जानता था कि दरवाजे टूटने में ज्यादा वक्त नहीं। बिना एक पल बर्बाद किए वो वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद मैनेजमेंट ऑफिस पहुंचा तो उसे अपना एक सहकर्मी मिला जो हमेशा उसके साथ अच्छा रहता था, मरा हुआ। उसकी हालत देखकर जिनोंग ने समझा कि वो ठंड से जमकर मर गया होगा। सम्मान में उसने उसकी आंखें बंद की और उसकी आत्मा की शांति मांगी। फिर जिनोंग बचे हुए लोगों की तलाश में सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ बढ़ा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसे चिंता हुई कि कहीं कोई जाल न बिछा हो। इसलिए उसने दरवाजे पर बहुत धीरे से दस्तक दी ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान न जाए। तभी सडनली दरवाजा खुल गया
गया। एक आदमी बाहर आया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जिनांग ने अपने बैट से रोक लिया। शोर की वजह से ज़ॉम्बीज अंदर आने लगे। जिनांग घबराया हुआ था, लेकिन चश्मा पहने उस आदमी ने उसे अंदर खींचा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिर दोनों ने कंफर्म किया कि उनमें से कोई ज़ॉम्बी नहीं है। जिनोंग ने बताया कि वो इसलिए आया क्योंकि इमरजेंसी जनरेटर चालू हुई थी और उसे लगा कि कोई और जिंदा होगा। उसे शांत करने के लिए जिनांग ने ठीक से अपना परिचय दिया। दूसरे आदमी ने कहा कि वो भी डेवलपमेंट टीम से है और उसका नाम चोजंग है। पहले जिनांग को चिंता हुई कि कहीं वो किम जुआन की तरह इन्फेक्टेड न हो, लेकिन वो उस बूढ़े आदमी की तरह पसीना नहीं बहा रहा था। जिनांग ने सोचा कि शायद वो ब्रेक रूम में था। वो बिल्कुल शांत लग रहा था। इतना सेल्फ कंट्रोल देखकर लगा कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। इसलिए जिनोंग ने जोंग को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी पीछे हटता रहा। जिनोंग सोचने लगा कि माहौल हल्का करने के लिए क्या करे। तभी उसे आइडिया आया, सिगरेट। उसने पूछा कि क्या वो पीना चाहता है। जोंग ने पहले हिचकिचाया, फिर ले लिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि आखिरकार फिर से जिंदा होने का एहसास हो रहा है। जिनांग ने कहा कि इन हालात में वो बिल्कुल उसकी बात समझ सकता है। यही कुछ राहत देने वाली चीजें हैं। इसके बाद जिनांग ने बताया कि उसने सिर्फ आधी चॉकलेट बार खाई है। दूसरे सर्वाइवर ने अपने बैग में कुछ ढूंढना शुरू किया। जिनोंग ने सोचा कि शायद ब्रेक रूम से कुछ चॉकलेट बार्स ले आया होगा, लेकिन जोंग ने एक सूखा इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट निकाला और उसे वार्निंग दी कि इतनी जल्दी खाने से पेट खराब हो सकता है। आखिरकार वो डेवलपर टीम से है। जिनोंग ने पूछा कि क्या उसने दूसरी मंजिल से सब कुछ उठा लिया, और जोंग ने हंसते हुए जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि अब फ्रिज में खाना रखने का कोई मतलब नहीं। दोनों हंसने लगे और मान लिया कि यह बिल्कुल सच है। फिर जिनोंग ने पूछा कि दूसरी मंजिल पर हालात कैसे हैं, और जोंग ने कहा कि बहुत खराब हैं। जोंग ने बताया कि वो अपने एक सहकर्मी के साथ ब्रेक रूम में फंस गया था और दोनों ने खाना आधा आधा बांट लिया था, लेकिन उसका सहकर्मी बार बार वहां से हटने के लिए कह रहा था, जबकि जोंग को लगता था कि मदद का इंतजार करना बेहतर होगा। आखिरकार वो आदमी और बर्दाश्त नहीं कर सका, कमरे से बाहर निकला और लगभग तुरंत ही इन्फेक्टेड हो गया। जोंग ने कहा कि उसे लगता है आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और उसने कम से कम 4 देखे हैं। थोड़ी देर बाद जोंग के पास वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। वहां से निकलने के लिए उसने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उल्टी दिशा में कुछ फेंका। जिनोंग ने 4 ज़ॉम्बीज से बचकर निकलने के लिए उसकी तारीफ की। जोंग ने पूछा कि क्या उसी ने इमरजेंसी जनरेटर चालू किया था, और उस आदमी ने कहा कि हाँ, क्योंकि उसे अपना सामान चार्ज करना था। जिनांग ने सोचा कि क्या वो चीज वाकई काम की है, और जंग को हैरानी हुई कि वो इंटरनेट के बिना कैसे जिंदा है। जिनांग ने कहा कि वैसे भी कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन उस आदमी ने सैटेलाइट इंटरनेट का जिक्र किया। इसके बाद उसने बताया कि यूजेबल सर्वर्स ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज हैं जिनसे बात हो सकती है। तभी जिनोंग का फोन नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। उसने सोशल मीडिया पर लॉग इन किया और मदद के लिए शुक्रिया कहा। तभी सडनली उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जिनांग ने कहा कि लगता है इमरजेंसी जनरेटर की पावर खत्म हो रही है। उस आदमी ने बात बदली और पूछा कि अब जिनांग क्या करेगा, क्योंकि वो यहीं रुकने का सोच रहा है। ये सुनकर जिनांग समझ गया कि वो आदमी उसे अपने पास नहीं रखना चाहता और वो उसे दोष नहीं दे सकता। आखिरकार वो नहीं चाहता कि कोई और उसका खाना खाए जब तक रेस्क्यू ना हो। जिनोंग ने उसे कहा कि वो जा रहा है क्योंकि उसे और घूमना है। उसकी मदद के लिए जोंग ने उसे एक टॉर्च और एक पोर्टेबल चार्जर दिया। जिनोंग बहुत खुश हुआ, क्योंकि अगर बिजली चली जाती तो ये चीजें बहुत काम आती। बदले में जिनोंग ने उसे कुछ सिगरेट्स दिए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। इसके बाद जिनोंग ने जाने का फैसला किया और जोंग ने उसे शुभकामनाएं दी। बाहर निकलते वक्त उसे कई ज़ॉम्बीज दिखे, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड थे और उसकी तरफ देखा तक नहीं। सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने गराज में जाकर कार लेकर इमारत से निकलने के बारे में सोचा, लेकिन फिर ये आइडिया छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि अभी कंपनी छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने कुछ और जानकारी जुटाने के लिए कुछ और मंजिलें ऊपर जाने का फैसला किया और उसके बाद ही भागने की कोशिश करेगा। तभी सडनली बत्तियां चली गईं, लेकिन वो शांत रहा क्योंकि अब उसके पास टॉर्च थी। वो धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि हो सकता था कि ज़ॉम्बीज पिछली बार से आगे बढ़ गए हों। कई मंजिलें चढ़ने के बाद उसने सोचा कि अगली मंजिल पर कोई हो सकता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इंसान है या ज़ॉम्बी। इसलिए उसने अपना गोल्फ क्लब उठाया और अंदर जाने का फैसला किया। थोड़ा और ऊपर जाने पर पता चला कि वो एक औरत थी जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जेंग ने सोचा कि शायद उसका ध्यान भटकाकर हमला कर सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे देख लिया और उस पर झपट पड़ी। फिर भी वो अपना बचाव करने में कामयाब रहा और उसे दीवार पर पटक दिया। लेकिन वो ज़ॉम्बी हार नहीं मान रही थी और आगे बढ़ती रही। इस बार उसने उसे मारा और सीढ़ी से टकराया, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी चल रही थी, इसलिए अपने मुड़े हुए डंडे से उसने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद जिनोंग को पिछली बार की तरह एक और कॉइन मिला। वो सोचने लगा कि वो ज़ॉम्बी आई कहां से, क्योंकि छत बंद थी। उसे लगा कि 7वीं मंजिल भी शायद सेफ नहीं है। जब उसे आराम करने और पानी पीने की जगह मिली तो उसने सोचा कि वो आखिरी ज़ॉम्बी कितनी तेज थी, बिल्कुल जंगली जानवर की तरह। उसे एहसास हुआ कि अगर एक से ज्यादा ज़ॉम्बीज होते तो वो आसानी से मारा जाता। इसलिए उसे दूसरे सर्वाइवर्स ढूंढने होंगे
या यह पक्का करना होगा कि लड़ाई एक एक करके हो। इसके बाद उसने इंटरनेट देखा, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर की शिकायत करने वाले लोग मिले। उसे गुस्सा आया कि ज़ॉम्बीज़ के बारे में कोई नई जानकारी नहीं, बस बचे हुए लोग रो रहे हैं और रेस्क्यू की भीख मांग रहे हैं। जिन सॉन को लगा कि गवर्नमेंट लगभग पूरी तरह टूट चुकी है, वो हताश होने लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस दुनिया में अकेले ही जिंदा रहना होगा जिसे भगवान ने छोड़ दिया है। 5वें दिन ठंड और बढ़ गई। जमने से बचने के लिए वो उठा और खुद को गर्म करने के लिए एक्सरसाइज करने लगा, लेकिन इससे बहुत भूख लग गई और ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ी। फिर जिनोंग ने अपने जूते उतारे और घूमने निकला, क्योंकि वो रास्ते में बाधा डालते थे और शोर करते थे। हालात और बिगड़ने से पहले वो ढंग का खाना ढूंढने निकल पड़ा। बाहर उसने सोचा कि जोंग की बातों के हिसाब से ब्रेक रूम का आधा खाना अभी भी उसके ज़ॉम्बी बने सहकर्मी के बैग में होना चाहिए। प्रॉब्लम यह थी कि शायद 4 से ज्यादा ज़ॉम्बीज हों और किसी को पता चले बिना बैग लेने का कोई तरीका नहीं था। जिनोंग ने तय किया कि बैग पाने का एकमात्र तरीका उन्हें एक एक करके अलग करना है। फिर उसने सभी ज़ॉम्बीज की लोकेशन का मैप बनाना शुरू किया, लेकिन एक ज़ॉम्बी नहीं मिला। उसने उससे बाद में निपटने का फैसला किया और हथियारों की तलाश में निकल गया। इसके बाद वो एक खाली दिखने वाले कमरे में गया। अंदर खाने पीने की चीजों के अलावा कुछ और भी मिला। तभी सडनली गलियारे में एक ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई दी। उसने एक कप उठाया और उसका ध्यान खींचने के लिए फेंक दिया। ज़ॉम्बी पूरी तरह ट्रैप में फंस गया और जिनांग ने मौका पाकर उसके सिर पर जबरदस्त वार किया। शोर की वजह से और ज़ॉम्बीज भी अंदर आने लगे, लेकिन जिनांग ने उनके आने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। वो खुश था कि उसका प्लान बिल्कुल काम कर गया, लेकिन तभी सडनली किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वही ज़ॉम्बी था जिसे उसने पहले मारा था। वो उसकी एडी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिनांग ने उसके सिर पर पैर रखकर रोक दिया। फिर उसने अपना गोल्फ क्लब उठाया और काम खत्म कर दिया। इसके बाद उसने दरवाजे पर खड़े बाकी 2 ज़ॉम्बीज की तरफ ध्यान दिया। जिनोंग ने फैसला किया कि इससे पहले कि और ज़ॉम्बीज आ जाएं, इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसलिए उसने दरवाजे की खिड़की तोड़ी और ध्यान भटकाने के लिए एक चम्मच फेंका। एक ज़ॉम्बी सीधे उसकी तरफ दौड़ा और दूसरे को अकेला छोड़ दिया। जिनांग ने दरवाजा खोला और जो सामान अलग रखा था उसे उठा लिया। इसी बीच चम्मच से अट्रैक्ट हुए ज़ॉम्बी ने एक आवाज सुनी और उसकी तरफ गया, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा और जिनांग ने उसे मार गिराया। अब उसके पास कुल 4 कॉइन्स थे। अपने क्लब की हालत देखकर उसने कहा कि अब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद उसने आखिरकार सामान से भरा बैग उठा लिया, लेकिन अब उसके पास कोई हथियार नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि क्या उस जगह की छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि जोंग और उसका सहकर्मी शायद ब्रेक रूम से कहीं और नहीं गए होंगे। वो खुश था कि डेवलपमेंट टीम 1 में उसे पोर्टेबल चार्जर और यहाँ तक कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी मिले थे। इसलिए उसने सोचा कि शायद उसी जोश के साथ टीम 2 की भी जांच करना ठीक रहेगा। तभी सडनली एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि ये कोई और ज़ॉम्बी है और घबरा गया, क्योंकि अब उसके पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने भागने का फैसला किया। कहीं और पहुंचकर उसने मजाक में कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी ऑफिस में सेफ महसूस करेगा, खासकर ऐसी सिचुएशन में। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि उसे क्या मिला है और बैग में ढेर सारा खाना था। जोंग को राहत मिली, क्योंकि यह अगले महीने के लिए काफी होना चाहिए। लेकिन उसकी प्रॉब्लम अभी भी हल नहीं हुई थी, क्योंकि ठंड अभी भी लग रही थी। इससे निपटने से पहले उसने अपने आप को साफ करने का फैसला किया। नहाते वक्त उसने पानी के ठंडेपन की शिकायत की। फिर उसने अपनी एड़ी पर एक घाव देखा और सोचा कि क्या यह उस ज़ॉम्बी की वजह से था। फिर भी उसने ज्यादा चिंता नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि ज़ॉम्बी बनने के लिए एक्चुअली काटा जाना जरूरी है। उसने ऑनलाइन चेक किया और इसकी पुष्टि हो गई, क्योंकि किसी को ज़ॉम्बी ने स्क्रैच किया था और कई दिनों बाद भी कुछ नहीं हुआ था। जोंग राहत महसूस करते हुए उठा, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। उसे अपने पांव गर्म करने का कोई तरीका चाहिए था। उसने शॉप की विंडो खोली और विंटर क्लॉथ्स का एक सेट देखा। हर चीज की कीमत देखकर वो गुस्से में आ गया। उसे पता था कि कोई चॉइस नहीं है और उसने बूट्स खरीदने का फैसला किया। जैसे ही उसने उन्हें पहना, वो हैरान रह गया कि वो उसे बिल्कुल फिट आ रहे हैं। उसने सोचा कि क्या ये उसी के लिए बने थे। इसके तुरंत बाद जे सॉन्ग ने सोचा कि क्या कुछ और भी है, क्योंकि बूट्स अकेले काफी नहीं होंगे। इसलिए वो दुकान में इधर उधर देखने लगा और तभी सडनली कुछ दिलचस्प दिखा, जिसे उसने तुरंत खरीद लिया। वेट वाइप्स का एक पैकेट था और इसे देखकर उसे फिर से तरोताजा महसूस हुआ। 7वें दिन पानी भी बंद हो गया। सौभाग्य से उसने पहले से ही लगभग 2 लीटर पानी जमा कर रखा था, क्योंकि उसे ऐसी सिचुएशन की उम्मीद थी। फिर भी यह सिर्फ 3 या 4 दिन ही चलेगा। इसके बाद वो लेट गया और सोचने लगा कि कितना बुरा हुआ कि पानी ठीक उसी वक्त बंद हो गया जब वो फिर से जीवित महसूस करने लगा था। ऑनलाइन ब्राउज करते हुए उसने देखा कि बहुत से लोग कह रहे थे कि उन्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट ने सबको छोड़ दिया है। कहीं और एक आदमी ने पोस्ट किया कि वो सामान लेने के लिए एक छोटी सी कन्वीनियंस स्टोर पर जाने की तैयारी कर रहा है। उसने लिखा कि अगर बच गया तो सबको बताएगा कि क्या हुआ। अभी भी वहीं लेटे हुए जिनांग ने सोचा कि नए पोस्ट्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए उसने मान लिया कि ज्यादातर लोग शायद मर चुके हैं। वो उठा और खिड़की से देखा तो मुश्किल से ही कोई जीवित व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन जिनसिंग ने यह मानने से इनकार कर दिया कि सब खत्म हो गए, क्योंकि जरूर कोई ना कोई उसकी तरह कहीं छिपा होगा। 8वें दिन भी
वो लड़का जो कन्वीनियंस स्टोर गया था उसने अभी तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। जिनांग समझ गया कि भले ही उसके पास पानी और खाना है, वो हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकता, लेकिन इसके लिए उसे और जीवित लोगों की, कुछ साथियों की जरूरत होगी, क्योंकि अकेले इमारत छोड़ना एक तरह से खुदकुशी थी। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इधर उधर जाने के लिए हथियार चाहिए थे, लेकिन उसके पास सिर्फ एक गोल्फ क्लब बचा था जो 3 ज़ॉम्बीज मारने के बाद बेकार हो जाएगा। जिनसेंगन को दुकान में एक बढ़िया हैमर मिल गया, लेकिन उसकी कीमत 5 कॉइन्स थी और उतने पैसों से वो गर्म कपड़े खरीद सकता था। इसके तुरंत बाद उसने अपना आखिरी बैट उठाया और बाकी मंजिलों का जायजा लेने निकल पड़ा। वो एक टूटे फूटे कमरे में पहुंचा और सोचने लगा कि यहाँ कोई क्यों नहीं है। खून के धब्बे देखकर लगा कि वे काफी वक्त से वहाँ हैं। तभी सडनली उसे ज़ॉम्बी की गंध आने लगी, लेकिन ये अजीब था क्योंकि वहाँ कोई लाश नहीं थी। फिर उसने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। उसने सोचा कि क्या कोई दूसरी तरफ छिपा है, हालांकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए जिनसोंग ने अपने बैट से ताला तोड़ने का फैसला किया। जब वो दरवाजे से अंदर गया तो उसे ज़ॉम्बीज का ढेर लगा हुआ मिला। वो चौंक गया क्योंकि ऐसा करने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत पड़ी होगी। इसके बाद उसने सोचा कि अगर वो लोग उसके साथ मिल जाते तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन वो निराश हो गया क्योंकि वहाँ कुछ भी काम का नहीं था। लगता था कि उस जगह को पूरी तरह साफ कर दिया गया था। फिर वो कॉफी लेने गया और सोचने लगा कि क्या वो लोग अभी भी इमारत में हैं। तभी सडनली जिनसोंग की नजर मशीन के पीछे चिपके एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। यह उस व्यक्ति का लेटर था जिसने उस मंजिल को खाली कराया था। उसमें लिखा था कि आउटब्रेक के 8वें दिन वो इमारत छोड़कर पश्चिमी तट के एक आइलैंड पर जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ज़ॉम्बीज से सेफ रहने के लिए वो एक अच्छी जगह है। जिन को गुस्सा आया क्योंकि वो जीवित व्यक्ति उसके आने से ठीक एक दिन पहले इमारत छोड़कर चला गया था। फिर उसे याद आया कि लेटर में जिस व्यक्ति का जिक्र था वो उसका एक पुराना जान पहचान वाला था जो पूर्व स्पेशल फोर्सेस का सदस्य होने का दावा करता था। उसने यह भी देखा कि लेटर के पीछे लिखा था कि उसने ड्रॉर में एक गिफ्ट छोड़ा है। जब उसने खोला तो जिनसोंग को कॉफी मशीन के लिए कुछ टोकन्स मिले और यह देखकर वो मुस्कुरा उठा। अगले दिन उसने लेटर दोबारा पढ़ा और एक वार्निंग देखी, 5वीं मंजिल से दूर रहो। उसने सोचा कि ऐसा क्यों, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से तो उस मंजिल पर इतने ज़ॉम्बीज नहीं होने चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति बिना वजह किसी को वार्निंग देने वाला नहीं लगता था। फिर उसने सोचा कि उसे एक भी जीवित इंसान देखे हुए बहुत वक्त हो गया है और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा साथ मिलकर काम करने के लिए किसी को ढूंढने की उम्मीद कम होती जाएगी। इसीलिए उसने बाकी मंजिलों की तलाशी लेने का फैसला किया, क्योंकि वो पहले ही एक मौका गंवा चुका था। तभी अचानक कमरे में एक तेज रोशनी चमकी और सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वो घबरा गया और फिर समझा कि कोई उसे सिग्नल दे रहा है। जब उसने बगल वाली इमारत की तरफ देखा तो कोई दिखाई दिया। वो व्यक्ति जिनांग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूरी की वजह से जिनांग कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसे अपने फोन का झूम इस्तेमाल करने का आइडिया आया। साइने बोर्ड पर उस व्यक्ति ने लिखा था कि 6ठी और 7वीं मंजिल पर लोग हैं और उनके साथ एक और व्यक्ति है। जिनशांग एक्साइटेड हो गया यह जानकर कि उसकी इमारत में और भी जीवित लोग हैं। उसने फैसला किया कि दूसरी इमारत में मौजूद उन 2 लोगों से बाद में मिलेगा। उसने अपना बैट उठाया और संभावित साथियों की तलाश में निकल पड़ा। नीचे उतरते वक्त उसे याद आया कि एंट्रेंस पहले बंद रहता था और उसने सोचा कि क्या उन्होंने उसे साफ किया ताकि उसे जम्बी न समझा जाए। वो जोर से अपनी पहचान बताने लगा और कहा कि वो किसी का दुश्मन नहीं है। तभी उसने देखा कि एंट्रेंस पर फैली गंदगी से लग रहा था कि उसे जबरदस्ती खोला गया है और वो सोचने लगा कि क्या उससे पहले कोई वहां पहुंच गया था। तभी सडनली एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने बैट से रोक लिया। अगले ही पल उसने उस मरे हुए को लात मारकर पीछे धकेल दिया। फिर एक मेज उठाई और काम खत्म करके कुछ और पैसे कमा लिए। इसके बाद जिनसेन बाकी बचे लोगों को ढूंढने लगा और सोचने लगा कि क्या उसके साथ कोई चाल चली गई है। तभी उसके पीछे दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। वो पास गया और फिर बोला कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। अंदर वो व्यक्ति कांपते हुए दरवाजा बंद किए खड़ा था। जिनसेंग ने बताया कि वो भी वहीं काम करता है, सेल्स टीम का हिस्सा है। फिर उसने कहा कि अगर जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही वो कुछ करने वाला था दरवाजा खुला और अंदर से एक आवाज आई। वो दोनों बैठकर बातें करने लगे और जिनसोंग यह देखकर हैरान रह गई कि वो पूरे वक्त इसी फ्लोर पर थी। उसने बताया कि पिछली रात कोई दरवाजा खोलने की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसे कुछ बुरा महसूस हुआ और उसने मदद न करने का फैसला किया। उस आदमी को शायद पता चल गया था कि वो अकेली है और उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। यह देखकर संगारू ब्रेक रूम में छिप गई और 1 घंटे से भी कम वक्त में वो आदमी ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद जिनांग को जानने की उत्सुकता हुई कि क्या लड़की के पास अपनी रक्षा के लिए कुछ था। उसने बताया कि उसके पास एक लकड़ी का भाला है। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने एक पोचा उठाया और उसे बॉक्स कटर से तेज किया, जिससे वो बेहद यूजफुल चीज बन गई। भाले की नोक पर खून देखकर उस आदमी ने अंदाजा लगाया कि वो शायद पहले भी ज़ॉम्बी से निपट चुकी है। इसके तुरंत बाद वो सोचने लगा कि ऐसी दुनिया में एक औरत कितनी मुश्किल में होती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज के अलावा दूसरे लोग भी उसके लिए खतरा थे। उसके बाद वो लड़का जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन लड़की ने पूरी तरह घबराकर उसका
हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो अंदर अकेली है और यह सब अकेले नहीं संभाल सकती। फिर भी जिन सॉन्ग ने माफी मांगी क्योंकि वो मदद नहीं कर सकता था। लेकिन जाने से पहले सॉन्ग ने कहा कि वो तलवारबाजी में ट्रेंड है और यह भी बताया कि छठी मंजिल के सारे ज़ॉम्बीज उसी ने मारे थे। साथ ही उसने कहा कि उसे उसके साथ टीम न बनाने का पछतावा होगा। यह सब सुनकर जिनांग अवाक रह गया और फिर दोनों ने अलायंस बना लिया। इसके बाद उसने उसे एक बैग दिखाया जिसमें उसे मिले सारे कपड़े और खाना था। लड़के ने पूछा कि क्या उसके पास पोर्टेबल चार्जर है और उसने कहा कि नहीं क्योंकि वो बेकार है। इसलिए जिन सॉन्ग ने उसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बताया। इसके बाद उसने सोचा कि कुल कितने ज़ॉम्बीज हैं। उसने बताया कि 8 ज़ॉम्बीज हैं, जिससे उसे राहत मिली कि उन्होंने टीम बनाई। कुछ और चार्जर्स लेने के बाद लड़की ने पूछा कि क्या वो अब जा सकते हैं, लेकिन लड़के की नजर दरवाजे पर कुछ निशानों पर पड़ी। सेगा ने कहा कि यह सब उस आदमी की वजह से हुआ था जिसने कमरे में घुसने की कोशिश की थी। इसलिए जिन सॉन्ग ने आसपास देखने का फैसला किया और उसे एक पार्किंग मीटर मिला। वो एक्साइटेड हो गया क्योंकि उसे अपनी रक्षा के लिए किसी चीज की जरूरत थी, भले ही छोटी ही क्यों ना हो। तभी सडनली लड़की बोली कि उसे एक आइडिया आया है। उसने उसे अपने लकड़ी के भाले से जोड़ने का फैसला किया। जिनोंग ने माना कि यह सच में बहुत यूजफुल था क्योंकि वो इसे भाले की तरह भी इस्तेमाल कर सकता था और पार्किंग मीटर वाले सिरे से वार भी कर सकता था। इसके बाद उसने उसे शुक्रिया कहा और सोचा कि जिंदा रहने के लिए आसपास और लोग होना अच्छा है। दोनों ने सोचा कि अब उनके पास काफी सामान है, इसलिए कुछ वक्त के लिए खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिन सॉन्ग को क्यूरियोसिटी हुई कि उसे फ्राइंग पैन कहाँ से मिला। शिनसोंग ने कहा कि वो इसे वापस करने की प्लान बना रही थी क्योंकि उसे इसका रंग पसंद नहीं था, लेकिन भूल गई। उसने कहा कि बर्फ पिघलाने के लिए ये बहुत काम आएगा ताकि वो पानी पी सके। इसके तुरंत बाद उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो ब्रेक रूम में थी। उसने कहा कि बगल वाली इमारत से जानकारी मिली थी। जिनांग ने उसे मैसेज दिखाया और बताया कि बाकी लोग एक टीम बनाने का सुझाव दे रहे थे। उसने पूछा कि क्या वो इस आइडिया से सहमत है। उसने कहा कि उसे नहीं पता क्योंकि अजनबियों के साथ टीम बनाना रिस्की है। जिनसंग ने कहा कि उसने उसके साथ रहने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि उसे डर था कि कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिस पर भरोसा कर सके और अभी वो ग्रुप में किसी और को शामिल नहीं करना चाहती। यह जानकर उसने तय किया कि वो किसी के साथ टीम नहीं बनाएंगे। उस बातचीत के बाद उसने कहा कि उसे लगता है उनका पुराना मैनेजर शायद अभी भी जिंदा है क्योंकि पहले दिन वो छठी मंजिल पर साथ थे लेकिन वो भाग गया। जिनोंग ने पूछा कि वो आदमी उससे कब अलग हुआ और उसने कहा कि दूसरे दिन। शिनसोंग ने कहा कि उसे लगता है चोई तीसरी या 5वीं मंजिल पर है। जब वो सो रही थी तो जिनोंग ने सोचा कि शायद दूसरी इमारत के लोग मैनेजर के साथ मिलकर उनके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन उसने उन बाहरी चीजों पर ध्यान न देने का फैसला किया जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। फिर उसने अपने कॉइन्स का इस्तेमाल अपने ठंड के कपड़े अपग्रेड करने के लिए किया। उसे लगा कि टोपी खरीदना यूजफुल हो सकता है, लेकिन डर था कि ऐसा करने से उसकी नई साथी के पांव ढकने के लिए कुछ नहीं बचेगा क्योंकि अगर वो हिल नहीं पाएगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वो सेल्फिश हो रहा है और बाद में डिसाइड करने का फैसला किया। अगले दिन उसने उसे फोन से खेलते हुए देखा और पूछा कि बैटरी कितने % है। वो उसे पहले से जागा देखकर हैरान हो गई और उसने कहा कि इस ठंड में ठीक से सो नहीं पा रहा। फिर जिनसेन ने पूछा कि क्या उसने सभी बैटरीज चार्ज कर ली और उसने हाँ कहा। सॉन्ग ने दिखाया कि फोन 22% पर है। चूंकि इस बारे में बात हो रही थी, उसने पूछा कि क्या उसने छत पर सोलर जनरेटर देखा है। वो लगभग मान ही गया कि उसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। लड़की ने कहा कि एक छोटी कंपनी से जुड़े एक सपोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से वो कुछ वक्त के लिए इसकी देखभाल कर रही थी। पहले तो प्लान था कि जनरेटर को छत पर लगाया जाए, लेकिन बिक्री से पहले ही उसमें खराबी पाए जाने की वजह से प्रोजेक्ट बंद हो गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या उसे मशीन चलाना आता है और उसने कहा कि हाँ, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसी की थी। यह सुनकर उसने ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया तो दोनों छत पर गए जो पूरी तरह बर्फ से ढकी थी। उन्हें जनरेटर तक पहुंचने के लिए एक अस्थायी सीढ़ी मिली। जिन सोंग ने सीढ़ी को नीचे खींचने की कोशिश की लेकिन वो हिली भी नहीं। लड़की ने कहा कि वो चढ़ जाएगी, बस उससे सीढ़ी स्टेबल रखने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद जिनांग ने उसे ऊपर चढ़ने में मदद की। सोनिक को पहली ही कोशिश में ऊपर पहुंचते देखकर उसने सोचा कि उसके लिए यह शायद आसान था क्योंकि वो एक एथलीट है। इसके बाद उसे वो जनरेटर मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। सौभाग्य से यह ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वो इसे खोलकर पार्ट्स नीचे फेंकने वाली थी। फिर वो एक एक करके पैनल्स नीचे देने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ने आखिरकार सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर लिया। जिनोंग ने सोचा कि इतने बादलों में मशीन ठीक से काम करेगी या नहीं। सन ने एक्सप्लेन किया कि अगर धूप तेज हो तो फोन लगभग 50% चार्ज हो सकता है। एक दिन बीत गया और फोन सिर्फ 8% ही चार्ज हुआ। जिनसन ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते, सूरज निकला ही नहीं, लेकिन इसी वजह से उसे पहले से पता था कि ऑफिस से निकलने के बाद वो कहाँ जाएंगे। उसने कहा कि उसका मतलब कंपनी के वेयरहाउस से है क्योंकि वहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी औजार भी मिलेंगे और अगर कार का जीपीएस काम नहीं करता तो फोन पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन उसकी बैटरी ज्यादा अच्छी हालत में नहीं थी। सन ने कहा कि
ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वेयरहाउस उसके घर के पास ही है। उसने कहा कि टहलते वक्त उसने उस इमारत को कई बार देखा है। यह सुनकर जिनोंग बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि सन के साथ टीम बनाना एक बहुत अच्छा फैसला था। वो बहुत कुछ जानती थी और मेहनती भी थी। फिर उसने उससे उसके जूते का साइज पूछा क्योंकि अगर फिट आए तो वो उसके लिए बूट्स लाने की सोच रहा था। वो बहुत ग्रेटफुल हुई और अपना साइज बता दिया। जिनोंग गया और उसके लिए बूट्स लाया और वो बिल्कुल फिट आए। तभी सडनली उसके सामने एक विंडो खुली जिसमें लिखा था कि एक ग्रुप बन गया है और सभी मेंबर्स के कॉइन्स सीधे उसे मिलेंगे। यह देखकर उसने सोचा कि और एलाइज बनाना बेहतर होगा। फिर भी उसे समझ नहीं आया कि यह अभी क्यों दिखा और उसने सोचा कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे बूट्स दिए थे। उसे खोया हुआ देखकर सेना को उसकी चिंता हुई। जिनोंग ने कहा कि बस थोड़ा चक्कर आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। इसके बाद दोनों ने बाहर जाकर खाना ढूंढने का फैसला किया। 14वें दिन तक उनका पानी खत्म हो गया और वो प्यास से बेहाल हो गए। उसने कहा कि बर्फ पिघलानी होगी। सेना ने कहा कि वो कागजात और डॉक्यूमेंट्स ले आती है। उसने कहा कि छत पर आग जलाएगा क्योंकि इमारत के अंदर यह रिस्क नहीं उठाया जा सकता। लेकिन उसे चिंता थी कि बाहर का धुआं लूटर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसे लोग जो सच में भयानक काम कर सकते हैं। यह जानते हुए भी कि ठंड असहनीय थी, उसने आग जलाने का फैसला किया। सेना खुश हो गई और बोली कि गर्मी से उसे आखिरकार फिर से जिंदगी का एहसास हुआ। फिर उसने बर्फ से भरा अपना कढ़ाई आग पर पिघलाने के लिए रखा और उन्हें पानी मिल गया। जिनोंग गर्म पानी पीते हुए भावुक हो गया। आंखों में आंसू लिए लड़की ने कहा कि वो भूल गई थी कि गर्मी कैसी लगती है और उसे खुशी है कि उन्होंने हार नहीं मानी। और उसने सहमत होते हुए कहा कि वो अंत तक साथ रहेंगे। सुबह सेना ने उसे जगाया और वो पूरी तरह हैरान हो गया। फिर उसने बताया कि दूसरी इमारत के लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और जाहिर तौर पर वो उनकी तरफ आ रहे थे। उसने पूछा कि उसने मैसेज कब देखा और उसने कहा कि ज्यादा देर पहले नहीं। सेना ने कहा कि उन्होंने उन्हें देख लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। जिनोंग ने सोचा कि वो उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, वो खतरनाक हो सकते हैं। जब उन्होंने उधर देखा तो पड़ोसी ग्रुप अपनी इमारत से बाहर आता दिखा, इसलिए दोनों अपना सामान पैक करने के लिए दौड़ पड़े। इस बीच बाहर वो ग्रुप बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था और अगर वो इसी स्पीड से चलते रहे तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में उन तक पहुंच जाएंगे। जिनसेंग और उसका साथी पहले ही सारा सामान पैक कर चुके थे। सड़क पर कुछ ज़ॉम्बीज दिखे तो वो लोग भागने लगे और उनमें से एक ने अपना हैमर उठाया और इमारत की खिड़की तोड़ दी ताकि अंदर जा सके। भागते वक्त जिनांग ने सियाना को जमीन पर देखा और उसे चिंता हुई कि वो पीछे छूट रही है। उसने पूछा कि क्या वो सच में पैनल्स वहीं छोड़ देंगे क्योंकि उनके बिना बिजली नहीं होगी। उसने बताया कि पहले जान बचाना जरूरी है, इसलिए वो मान गई और फिर से भागने लगी। लेकिन कुछ ही देर में एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एहसास हुआ कि इंट्रूडर्स करीब आ रहे हैं। जिनोंग हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीचे जाएं या छत पर। उसे लगा कि अगर वो ऊपर गए और लड़ाई लंबी खींची तो ठंड की वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए उसने और उसकी साथी ने छठी मंजिल के एंट्रेंस को बंद करके देखने का फैसला किया। इसी बीच इंट्रूडर्स सीढ़ियों से ऊपर आने लगे और जिनोंग को एहसास हुआ कि वो करीब आते जा रहे हैं। सियाना को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसने बताया कि लगता है वो लोग बचे हुए लोगों की तलाश में हैं। इंट्रूडर्स लगातार ऊपर चढ़ते रहे। जिनोंग ने उसे तैयार रहने को कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। सियाना को कुछ गड़बड़ लगी। तभी सडनली इमारत हिली लेकिन दोनों को कुछ नहीं हुआ। उसने पूछा कि क्या यह कोई एक्सप्लोजन था और उसने कहा कि ऐसा ही लगता है। वो सोचने लगा कि जब उन्हें पता है कि सिर्फ 2 लोग हैं तो एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे। फिर उसे उस लेटर में लिखी वार्निंग याद आई कि 5वीं मंजिल पर मत जाना और मैनेजर का चेहरा दिमाग में कौंध गया। इसलिए उसने बनाई हुई बैरिकेड हटाई और सियाना से कहा कि वो नीचे जा रहे हैं। उसने पूछा कि क्या यह सेफ है और उसने कहा कि अगर वो सही है तो हाँ। नीचे पहुंचकर उन्होंने जगह को पूरी तरह तबाह पाया। जिनोंग ने उसे सावधान रहने को कहा। फिर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा था। फर्श पर कई लोग मरे पड़े थे। वो आगे बढ़ा और उसे वहीं रुकने को कहा। उसे एक टूटा हुआ दरवाजा मिला। अंदर से किसी के बहुत गुस्से में बोलने की आवाज आई और उसने आवाज पहचान ली। यह मैनेजर चॉय था जो खुद से बात कर रहा था कि उसके पास कोई चॉइस नहीं था। इससे जिनोंग को लगा कि उसी ने पहले वाला एक्सप्लोजन कराया था। जिनोंग ने उसे आवाज दी और चॉय ने अपने पुराने एम्प्लॉय को देखकर मुस्कुराया। लेकिन जिनोंग घबरा गई क्योंकि उस आदमी का शरीर आधा गायब था। चॉय रेंगने लगा, जान बचाने की भीख मांगता रहा, कहता रहा कि वो इस तरह मरना नहीं चाहता। जिनोंग बस स्टन्ड रह गया। सियाना आई और बोली कि उसने मैनेजर की आवाज सुनी। उसे देखकर चॉय चौकन्ना हो गया और पूछा कि क्या उसे अभी भी वो याद है। जिनोंग ने माफी मांगते हुए कहा कि वो डॉक्टर नहीं है और उनके पास मदद के लिए कोई दवा नहीं है। चॉय घबरा गया और कहा कि वो जीना चाहता है और कोई ना कोई रास्ता जरूर है। फिर उसने कहा कि अगर जम्बी भी बन जाए तो भी जिंदा रहेगा। उसने विनती की कि उसे पहली मंजिल पर ले जाएं ताकि वो मरे हुओं से मिल सके। लेकिन जिनांग ने फिर से माफी मांगी। वो ऐसा नहीं कर सकते थे। यह सुनकर चॉय आपा खो बैठा और उन्हें एहसान फरामोश कहा क्योंकि उसी ने लूटरस को उन तक पहुंचने से रोका था। फिर उसने सन पर जिनांग के साथ सोने और सिर्फ उन दोनों के साथ जिंदा रहने की प्लान बनाने का इल्जाम लगाया। इसके बाद वो उसकी तरफ मुड़ा और बोला कि लगता है उसने उसे किसी और से बदल दिया है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी कर पाता
पाता उसकी मौत हो गई। बाहर जिनोंग ने कहा कि लगता है वो लोग सच में लूटर्स थे, लेकिन सन ने मुश्किल से ही कोई रिएक्शन दिया। वो अभी भी सदमे में थी। उसे इस हालत में देखकर उसने कहा कि मैनेजर की मौत तो वैसे भी होनी थी, और सच कहें तो समय रहते मार देने से शायद उसे बहुत तकलीफ से बचाया गया, क्योंकि वो खून बहने से ही मरता। उसने उससे कहा कि उसे गिल्टी महसूस करने की कोई वजह नहीं है। उसने उसे ज़ॉम्बी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन जिनांग ने कहा कि अगर वो ऐसा करते भी तो भी उन्हें उसे मारना ही पड़ता, और वो मान गई कि वो सही कह रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने इमारत की खिड़की से बाहर देखा और पाया कि बाहर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे। इंटरनेट पर लोग सिर्फ कल हुए एक्सप्लोजन के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज उस इलाके में जमा हो गए थे। जिनांग परेशान हो गया, क्योंकि इतना ध्यान खींचने से पहले से बड़ी प्रॉब्लम बन चुके ज़ॉम्बीज के अलावा और भी ज्यादा लूटर्स आएंगे। वक्त के साथ ज़ॉम्बीज फिर से फैल गए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर अभी भी वहीं थे और लॉबी से गुजरना लगभग नामुमकिन था। ठीक इसके बाद जिनांग ने कहा कि फिलहाल उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों के अंदर इमारत से निकलने की प्लान बनानी होगी। फिर उसने अपनी साथी को पहली मंजिल पर जांच करने के लिए बुलाया। इसके बाद वो दोनों टॉर्च लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरे। तभी सडनली लड़की को कुछ सुनाई दिया और उसने पूछा कि क्या उसने भी सुना। जिनांग ने कहा कि लग रहा था जैसे आवाज ऊपर से आ रही है। दरवाजे की दरार से झांक कर उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखा। सन घबराई और उसे लगा कि कहीं मैनेजर चॉय ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया। लड़के ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उसके सिर पर चोट की थी ताकि वो इन्फेक्टेड होकर वापस न आए। फिर उसने सोचा कि शायद ये लूटर्स में से कोई हो, लेकिन जिनोंग ने इसे भी नकार दिया, यह कहते हुए कि जब वो 5वीं मंजिल पर गए थे तब वो ज़ॉम्बी नहीं बने थे। इसके बाद जिनांग को लगा कि यह तीसरी मंजिल का कोई जीवित व्यक्ति होगा जिसे वो कभी नहीं ढूंढ पाए, या फिर कोई अनजान ज़ॉम्बी जो खिड़की से अंदर आ गया हो। लेकिन दोनों ने चढ़ने वाले ज़ॉम्बी की बजाय पहले ऑप्शन पर यकीन करने का फैसला किया। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और लॉबी में ज़ॉम्बीज के एक विशाल झुंड से सामना हुआ। यह देखकर जिनोंग दंग रह गया। उसे लगा कि सिचुएशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है। फिर उसकी नजर सिक्योरिटी रूम पर पड़ी और वो सोचने लगा कि जीसोंग का क्या हाल होगा, क्योंकि अगर वो अभी भी अंदर है तो उसे शायद पता चल गया होगा कि बाहर ज़ॉम्बीज हैं। इसलिए उसने दरवाजा बंद किया और अपनी साथी से कहा कि उस रास्ते से निकलने की कोशिश करना पागलपन होगा। सोना ने अंडरग्राउंड पार्किंग गराज से जाने का सुझाव दिया। जिनोंग ने कहा कि पिछली बार वहां कुछ मॉन्स्टर्स थे और उसने देखने का फैसला किया कि अब वहां क्या सिचुएशन है। जब वो पार्किंग गराज पहुंचे तो उन्हें ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं मिले। सोना ने कहा कि लगता है वहां लगभग 10 हैं, और उसने कहा कि यह लॉबी से तो बेहतर है। वहां छूटी हुई गाड़ियों की संख्या देखकर उसने कहा कि उनके पास कवर के लिए काफी कार्स हैं, और क्योंकि वहां हवा नहीं चल रही थी वो ज़ॉम्बीज को पता चले बिना तेजी से आगे बढ़ सकते थे। उसने पूछा कि क्या वो ऊपर लगे कन्वेक्स मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख सकती है। उसने कहा कि उसकी कमजोर नजर की वजह से साफ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर उसने अपना एंगल ठीक किया और बोली कि उसे वो एंट्रेंस दिख रहा है जो कॉरिडोर को पहली मंजिल से जोड़ता है। जिनोंग ने कहा कि इतना काफी है और उसे 7वीं मंजिल पर वापस जाने को कहा। ऊपर सॉन्ग ने कहा कि अगर कार्स का इस्तेमाल कर सकें तो बेहतर होगा, लेकिन जिनोंग ने बताया कि कार्स लंबे वक्त से ठंड में खड़ी हैं, इसलिए उनकी बैटरी खत्म हो गई होगी। इसके बाद वो दोनों पैदल निकलने का रास्ता तय करने में जुट गए। कुछ वक्त बाद टेम्परेचर -35 हो गया और इमारत से निकलने में 5 घंटे बचे थे। पीठ से पीठ मिलाकर लेटे होने के बावजूद लड़की ने देखा कि लड़का सो नहीं पा रहा। जिन सोन ने पूछा कि क्या यह वाकई इतना ऑब्वियस था, और उसने कहा कि वो लगातार करवटें बदल रहा है। उसने माना कि वो पहली मंजिल पर अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है, और सॉन्ग ने कहा कि वो उनके साथ आ सकता है, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। अगर वो ऐसा करता तो उसे भी खतरे में डाल सकता था। फिर भी यह बुरा था, क्योंकि उसे जेंग सॉन्ग पर भरोसा था। जल्दी ही उसने मन बदला और पूछा कि क्या उसका दोस्त उनके साथ आ सकता है, और उसने कहा कि कोई आपत्ति नहीं। जिनोंग उठा और बोला कि वो फोन इस्तेमाल करने जा रहा है। फिर उसने जेंग सॉन्ग को मैसेज किया कि अगर उसे इमारत से बाहर निकलना है तो पहली मंजिल के इमरजेंसी एग्जिट पर आए। सुबह जिनांग को कोई जवाब नहीं मिला। निराश होने के बावजूद उसने मान लिया कि उसका दोस्त पहले से ही मीटिंग पॉइंट पर उनका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जब वो पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, और सन ने पूछा कि क्या उन्हें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। फिर भी वो पार्किंग गराज की तरफ चल पड़े, क्योंकि और इंतजार नहीं कर सकते थे। वहां उन्हें एक ज़ॉम्बी मिला जो पहले वहां नहीं था। जिनांग ने उसे ओरिजिनल प्लान पर कायम रहने को कहा। जब वो कार्स के पीछे पीछे चुपके से जा रहे थे तो लड़की ने कहा कि मरे हुए लोग बस उन्हीं जगहों पर घूमते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी वहीं खड़े थे। तभी सडनली एक ज़ॉम्बी ने उनका रास्ता रोक लिया। जिनोंग खड़ा हुआ और जमीन पर पैर पटका ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान खींचे। ज़ॉम्बी आवाज सुनकर उस पर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता सोना ने अपने भाले से उसे मार गिराया। इसकी वजह से ज़ॉम्बी के मारे जाने पर उसे एक और कॉइन मिला, क्योंकि सोना उसके ग्रुप में थी। इसके तुरंत बाद दोनों इमारत के एग्जिट तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लड़की ने सुझाव दिया कि वो चोंग नाम की जगह पर चलें, क्योंकि ज़ॉम्बीज वहां की
सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। बर्फीले तूफान में चलते हुए सोना ने कहा कि उनकी प्रोग्रेस उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही, लेकिन उसके साथी ने जोर दिया कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। जल्द ही उन्हें रास्ता दिखने लगा, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जो बहुत बुरी बात थी क्योंकि इससे उनकी गंध फैल जाएगी। उस इलाके के ज़ॉम्बीज इंसानों की गंध पहचान गए और उनकी तरफ दौड़ने लगे। साना घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिन सॉन्ग ने सोचा कि वो चौंगिए नहीं जा सकते क्योंकि ज़ॉम्बीज सीढ़ियों से नीचे गिरेंगे और भी ज्यादा ध्यान खींचेगा। इसलिए उसने सोचा कि किसी इमारत में घुसना होगा, लेकिन किसमें? खुली इमारतें पहले से ही ज़ॉम्बीज से भरी थीं और बंद इमारतों में घुसने की कोशिश में बहुत शोर होगा। उसने उससे कहा कि अभी फैसला करना होगा। तभी सडनली उन्हें अपने बिल्कुल बगल में एक बस दिखी। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिन ने पूछा कि क्या इसे तोड़ दें, लेकिन जिन सॉन्ग ने एक पल रुकने को कहा। उसने भाले का इस्तेमाल करके एक लीवर बनाया और खोलने में कामयाब हो गया। ज़ॉम्बी को पास आते देखकर उसने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की। उसने बस में मिली चाबियों से दरवाजे बंद करने की कोशिश की। दोनों बस यही दुआ कर रहे थे कि यह काम कर जाए। एक पल बाद ज़ॉम्बीज दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन शिनसोंग ने तेजी से रिएक्ट किया और अपने भाले से एक को मार गिराया। फिर भी और भी कई ज़ॉम्बीज एंट्रेंस पर जमा हो रहे थे और दोनों वहां से निकलने के लिए बेचैन हो रहे थे। तभी ठीक सही वक्त पर बस फिर से चलने लगी और जिनोंग ने तेजी से ड्राइव किया, जिससे उसकी साथी गिर गई। उसने उसे कसकर पकड़ने को कहा। बस सीधे एक इमारत की तरफ बढ़ रही थी और जिनांग ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि सड़कें जमी हुई थीं और टायर फिसल रहे थे। पूरी तरह क्रैश से बचाने की कोशिश में उसने बस मोड़ी, लेकिन फिर भी इमारत से टकरा गई। बस रुकी और उसने सोचा कि कम से कम दरवाजे तो बंद हो गए, लेकिन अब शोर ने ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लिया था और वो व्हीकल को घेरने लगे। साना ने कहा कि मरे हुओं को दूर ले जाना होगा, लेकिन जिनोंग ने बताया कि यह तभी होगा जब कोई बाहर जाएगा। वो निराश हो गया क्योंकि अगर और ज़ॉम्बीज जमा हुए तो वो बस को सच में पलट सकते हैं। उसने ये मानने से इनकार किया कि अंत ऐसा होगा। तभी सडनली पास में पड़ा एक डस्टबिन टूट गया और उस जीव का ध्यान वहां चला गया। बस के अंदर दोनों ने राहत की सांस ली, वो बच गए। साना ने कहा कि आसपास अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन वो शायद अपने आप गिर जाएंगे। फिर उसने कहा कि जिसने भी डस्टबिन तोड़ा वो पास की किसी इमारत से गिरा होगा, शायद दूसरी या तीसरी मंजिल से। वो एक्साइटेड हो गई है सोचकर कि शायद कोई जीवित इंसान हो जो अभी भी जिंदा है। तभी उन्हें एक औरत खिड़की से हाथ हिलाती दिखाई दी। साना ने देखा कि उसके हाथ में बाइनोक्यूलर्स थे, इसलिए साना ने अपने फोन से पहले की मदद के लिए उसे शुक्रिया कहा और दूसरे जीवित ने थम्स अप का इशारा किया। जून सना ने कहा कि उस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। फिर उसने कहा कि वो उन लोगों को कुछ नूडल्स देना चाहता है। सना ने पूछा कि क्या उनके पास नूडल्स नहीं है और उसने कहा कि उससे मिलने से पहले ही उसने सारे नूडल्स खा लिए थे। यह सुनकर वो जोर से हंस पड़ी, जैसे उसे यकीन ही न हो कि उसने सच में ऐसा किया। फिर उसने कहा कि लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस में इंस्टेंट नूडल्स होने चाहिए। रात आखिरकार गहरी हो गई और ठंड पहले से भी ज्यादा तेज लगने लगी। जिनसाना ने पूछा कि क्या वो ठीक है क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हालात देखकर उसने कहा कि ये पतली ग्लास की खिड़कियां ठंड रोकने के लिए काफी नहीं है। साना ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसने देखा कि उसके होंठ नीले पड़ गए थे और वो पहले से भी ज्यादा कांप रही थी। उसने कहा कि उन्हें गर्म होना पड़ेगा वरना उनकी मूवमेंट्स खराब हो जाएंगी। साना ने सोचा कि आग जलाने के अलावा कोई और तरीका है क्या। जिनसान ने एक पल सोचा और तय किया कि वो आग जलाएंगे ही। उसने पूछा कि क्या यह मुमकिन है। उसने बताया कि प्लान छत में छेद करने का है ताकि धुआं बाहर निकल सके और उन्हें घुटन न हो, क्योंकि खिड़कियों से आग जलाना ठीक नहीं होगा, ज़ॉम्बीज अंदर घुस सकते हैं। ठीक इसके बाद लड़की ने अपने भाले से छत में 4 छेद कर दिए और इस तरह वो पुराने ऑफिस के कागजों की मदद से थोड़ी सी आग जलाने में कामयाब हो गए। तभी सडनली साना ने कहा कि कम्युनिटी में कोई बस में बैठे 2 लोगों के बारे में बात कर रहा था और उसे लगता है वो उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता है। ये समझते हुए कि वो उन्हीं की बात कर रहे थे, जिनांग ने पूछा कि वो यूजर कहाँ है और उसने कहा कि वो ऊपर एक कन्वीनियंस स्टोर में है। सावधानी के तौर पर उस अजनबी ने उन दोनों से स्टोर के सामने खड़ी कार का ब्रांड बताने को कहा और उन्होंने सही जवाब दिया। इसके बाद यूजर ने टालमटोल बंद करके ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जताई। इस बीच जिनांग उत्सुक था कि आगे क्या करना है। सुबह एक व्यक्ति उठा और बाहर का नजारा देखने के लिए अपनी खिड़की खोली, लेकिन तभी उसने एक जंबी को अपनी इमारत पर चढ़ते देखा। घबराकर वो अपने अपार्टमेंट में जो कुछ भी मिला फेंकने लगा। किसी ने पूछा कि क्या वो अब पार्कूर कर सकते हैं और उस व्यक्ति ने कहा कि वो ज़ॉम्बी उसके बगल वाली इमारत के पड़ोसी जैसा दिखता है जो हमेशा चढ़ता रहता था। दूसरे यूजर ने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि मरे हुए लोग जिंदगी में जो स्किल्स रखते थे वो अब भी रखते हैं। सुबह करीब 9 बजे जिनोंग और उसकी साथी बस से उतरे। साइनो ने उससे पूछा कि कम्युनिटी में जो उसने पढ़ा उसके बारे में उसका क्या ख्याल है और उसने कहा कि उसे कुछ कुछ अंदाजा था। उसने बताया कि ऑफिस में मैनेजर चो के फ्लोर पर हुए एक्सप्लोजन से बने छेद
भेद से ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए थे। फिर ठीक 9 बजे एक औरत उनके सामने से इमारत से बाहर निकली। साइनो उसे देखकर एक्साइटेड हो गया और यहाँ तक कह दिया कि उसे उस औरत की गर्म जैकेट से जलन हो रही है। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों मिलकर जश्न मना पाते, उस औरत पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। दोनों ये देखकर दंग रह गए। जिन सिनों को एहसास हुआ कि गंध से और भी मरे हुए लोग वहां खिंचे चले आ रहे हैं और अगर वो वहीं रुके रहे तो अगला नंबर उनका होगा। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी साथी अभी भी जमी हुई थी, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर जिंदा रहना है तो जाना होगा। हालांकि वो अभी भी डरी हुई थी, फिर भी उसने उसके साथ चलने का फैसला किया। कुछ देर बाद वो सबवे के एंट्रेंस पर पहुंचे और औरत ने पूछा कि क्या बाहर निकलना वाकई अच्छा आइडिया है, क्योंकि हो सकता है कि नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हों, वो लोग जो अपोकैलिप्स से पहले काम से घर लौट रहे थे। तभी हवा तेज हो गई, इसलिए उन्होंने सबवे में नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें कोई ज़ॉम्बी नहीं मिला। वहां सिर्फ मरे हुए लोग थे। जिनसिनर को लगा कि लाशों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ज़ॉम्बीज शायद अभी भी कहीं नीचे फंसे हुए हैं। तभी उसके साथी ने उसका कंधा थपथपाया और एक कन्वीनियंस स्टोर की तरफ इशारा किया, जिससे जिन स्नार एक्साइटेड हो गया। लेकिन यह एक्साइटमेंट जल्दी ही खत्म हो गई क्योंकि स्टोर खाली था। स्नार ने पूछा कि क्या उन्हें स्टॉक रूम देखना चाहिए। अंदर उन्हें बियर के कुछ कैंस मिले। बाहर आकर उसने कहा कि यह बहुत बुरा है कि कपड़ों की दुकानें पहले ही लूट ली गई हैं। फिर उस आदमी को यह अजीब लगा कि फोन की दुकान अभी भी वैसी ही थी। उसने कहा कि उन्हें प्लान से ज्यादा चलना पड़ेगा, लगभग 20 किलोमीटर, और यह भी कहा कि थोड़ी देर पहले उसने एक दीवार पर कुछ अजीब लिखा देखा था और उसकी फोटो खींच ली थी। फोटो में किसी ने लिखा था कि इस सारी अफरा तफरी में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ध्यान से देख पाते, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए उन्होंने ट्रेन की पटरियों के साथ साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। वहां की सफाई देखकर उन्हें हैरानी हुई। वहां एक चूहा या चमगादड़ भी नहीं था। लेकिन जिन सेनोंग को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वहां कोई लाशें नहीं थी, जिसका शायद मतलब था कि सारे ज़ॉम्बीज एक ही जगह जमा हो गए हैं। तभी सडनली उसने उसे रुकने का इशारा किया। उसने अपनी टॉर्च आगे चमकाई और वहां एक ट्रेन खड़ी देखी। वो दोनों अंदर गए और तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि लाशें भी नहीं। फिर उसे एक डब्बा मिला। उसने खोला और अंदर एक किचन नाइफ देखी। जिन सेनोंग ने कहा कि उसे भी थोड़ी देर पहले एक डिब्बे में कुछ इंटरेस्टिंग मिला था। उसने उसे एक स्पीकर दिखाया और कहा कि वो इसका इस्तेमाल ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। ट्रेन की तलाशी पूरी करने के बाद उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर उनके सामने कोई था और वो एक ज़ॉम्बी था। जिनसोंग चौंक गई क्योंकि वो चीज कम से कम 2 मीटर लंबी थी। सैनसोंग ने उसे पहचाना और कहा कि वो रिटायर होने से पहले एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था। घबराया हुआ वो बोला कि उनसे जितना हो सके बचना चाहिए। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो मॉन्स्टर उनकी गंध पहचान गया और इंसानों पर झपट पड़ा। तब जिनोंग ने अपनी साथी को प्लान में उसकी जगह लेने को कहा। ठीक इसके बाद जिन सिनोंग ने अपना भाला ज़ॉम्बी की छाती में घुसा दिया। सेफ डिस्टेंस बनाए रखते हुए लड़की ने मौके का फायदा उठाकर गोल्फ क्लब से उसके सिर पर वार किया, लेकिन क्लब वार से टूट गया। उस मरे हुए का ध्यान तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। उसकी ताकत देखकर जिनोंग बहुत इंप्रेस्ड हुआ। वो जीव भाले से खुद को छुड़ाकर सीधे सिन की तरफ बढ़ा। सौभाग्य से वो बच गई और गोल्फ क्लब के नुकीले टूटे हुए सिरे से ज़ॉम्बी के सिर में वार कर दिया। दोनों ने उस मरे हुए जीव की असाधारण ताकत पर कमेंट किया। इसके बाद जिन सॉन्ग ने अपना गुस्सा न रोक पाने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसके साथी ने शांत करते हुए कहा कि उस सिचुएशन में वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। साइनो ने सोचा कि क्या उन्हें भाले में धातु का नुकीला टुकड़ा भी लगा देना चाहिए। उसने कहा कि ये अच्छा आइडिया है क्योंकि इससे हथियार की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। फिर उसने भाले को उसी तरह अपग्रेड कर दिया। जिनांग ने कहा कि उन्होंने थोड़ा आराम कर लिया है और सुझाव दिया कि फिर से चलें। वो चिढ़ गई यह सोचकर कि उन्हें इतनी सारी ट्रेन्स मिली लेकिन कुछ भी काम का नहीं, और उसने कहा कि लगता है कोई पहले ही वहां पहुंच गया है। फिर उसने कहा कि वो लगभग सिनीडोंग नाम के स्टेशन पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी सडनली एक धमाके की आवाज सुनाई दी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ, उसने उस तरफ न जाने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद दोनों वापस भाग गए। ट्रेन के अंदर सेना ने पूछा कि क्या हो रहा है और उसने उसे चुप रहने को कहा। उसने खिड़की से बाहर देखा और बहुत शोर सुना। कुछ आने वाला था और सच में ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे थे। उसने पूछा कि क्या उन्हें लड़ना चाहिए और उसने कहा नहीं, वो बस इंतजार करेंगे। तभी मरे हुए लोग ट्रेन के पास से तेजी से निकल गए और वो राहत की सांस लेकर बैठ गई। लेकिन उसने कहा कि अभी आराम का वक्त नहीं है क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि क्या उस स्टेशन की तरफ जाना चाहिए जहां ज़ॉम्बीज का झुंड गया था या उस डायरेक्शन में जहां धमाके की आवाज आई थी। सेना ने पूछा कि क्या उन्हें छिपते रहना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि ये अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि पिछली बार ज़ॉम्बीज डिब्बे में इसलिए नहीं घुसे थे क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे और अगर धीरे चल रहे होते तो उनकी गंध जरूर पकड़ लेते। इसलिए उसने कहा कि वो उसका फॉलो करेगी। उन्होंने ज़ॉम्बीज के उन्हें पहचानने से पहले वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उनका सामना कुछ और मरे हुए लोगों से हो गया और जिनांग ने फैसला किया कि उन्हें किसी सेफ जगह पर चढ़ना होगा। वो सबसे पहले स्टेशन पर चढ़ गया, यह सोचते हुए कि अगर सावधान रहें तो बच सकते हैं। फिर वो अपनी साथी को ऊपर खींचने
के लिए झुका, लेकिन उसके हाथ पसीने से भीगे थे और वो फिसल कर गिर गई, जिससे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। घबराकर उसने उसे जल्दी से ऊपर चढ़ने को कहा। उसने फिर से उसका हाथ पकड़ा और ठीक वक्त पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसने कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। इसलिए वो जल्दी से वहां से निकले। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनका सामना एक और ज़ॉम्बी से हुआ। जल्दी से उसने झुककर सा को उसे खत्म करने का मौका दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनका सामना कुछ और खतरों से हुआ, लेकिन उन्होंने उन्हें आसानी से हैंडल किया। इसके बाद वो आखिरकार एक सेफ जगह पर पहुंच गए। जिनोंग ने पूछा कि बाहर कैसा है, और उसने कहा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने राहत की सांस ली कि वो अभी भी जिंदा हैं। फिर उसे सा के पैर की याद आई, क्योंकि उसे चोट लगी थी। सा ने कहा कि पीछा करने के दौरान उसे लगा कि किसी चीज ने उसे काट दिया है। जब उसे इसका मतलब समझ आया तो वो घबरा गई, लेकिन जिनांग को राहत मिली। यह तो बस एक मामूली स्क्रैच था, ज़ॉम्बी का काटा नहीं। यह सुनकर वो शांत हो गई। उसने कहा कि वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसे भी पहले स्क्रैच लगी थी और कुछ नहीं हुआ था। फिर वो रोने लगी, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसका अंत हो गया है। इसके बाद उन्होंने घाव साफ करने के लिए फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि वहाँ किट मिल जाना उनकी किस्मत थी, क्योंकि उन्होंने पूरी जगह छान मारी थी। फिर उसने उसे थोड़ी देर आराम करने को कहा। इस बीच वो कुछ यूजफुल चीज ढूंढने लगा और उसे एक मिस्टीरियस चाबी मिल गई। वो खुश हो गया, क्योंकि अब उसे सोने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी ये वो चीज नहीं थी जिसकी उसे असल में तलाश थी, लेकिन वो कहीं आसपास ही होगी। इसके बाद उसे एक डायरी मिली और उसके एक पेज पर लॉकर का कोड लिखा था। तो वो तिजोरी खोलने गया और अपने साथी को साफ साफ बता दिया कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। सेना को क्यूरियोसिटी हुई कि उसे यह सब कैसे पता, और उसने बताया कि वो पहले मेट्रो में काम करता था और उस दौरान उसे पता चला कि लोग हमेशा अपनी डायरी में सिक्योरिटी कोड्स लिखते हैं। उसने सोचा कि तिजोरी के अंदर कुछ खास तो नहीं होगा, और उसने कहा कि ज्यादातर वक्त उसमें स्टेशन की चाबियां ही होती हैं, लेकिन असल में वो एक गन वाला बॉक्स ढूंढ रहे थे। उसने बताया कि इसे रॉबरी या हमले की सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद उसने वो बॉक्स अपने साथी को दिया और पकड़ने को कहा, लेकिन साना ने मना कर दिया, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी गन नहीं पकड़ी थी, और उसने कहा कि वो समझ गया। इसके तुरंत बाद जिन सॉन्ग ने उसे वो चाबियां दिखाई जो पहले मिली थी, और उसने पूछा कि वो क्या खोलती हैं। उसने कहा कि उसे लगता है कि वो स्टाफ रूम की हैं। फिर वो कमरे में गए और चाबी से दरवाजा खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें फर्श पर एक ज़ॉम्बी बैठा मिला, लेकिन सना ने जांच की और पाया कि वो पहले से ही मरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बेड पर लेट गए और उसे बहुत आराम महसूस हुआ। उसने मजाक में कहा कि अगर वो फिर से कहीं गए तो कंबल साथ ले जाएंगे, और उसने पूछा कि क्या ये पॉसिबल भी है। उसने कहा कि उनका खाना वैसे भी खत्म हो रहा था, इसलिए बैग में काफी जगह थी। फिर उसने करवट ली और उसे सोने को कहा, क्योंकि वो दिन भर भाग दौड़ करते रहे थे। आधी रात को जिन्स उठा यह सोचते हुए कि उनका खाना कितना कम बचा है, और उसने फैसला किया कि जल्द से जल्द वेयरहाउस पहुंचना होगा। विंटर क्लोथ्स किट देखते हुए उसने सोचा कि उन्हें अभी भी ठंड से बहुत तकलीफ होगी। साथ ही जमीन के नीचे हालात और खराब होते जा रहे थे, और अगर सब कुछ गड़बड़ हुआ तो उन्हें जमीन पर रेंगते हुए ऊपर आना पड़ सकता था। उसे एहसास हुआ कि अब वो अपने और अपने दोस्त के लिए कपड़े खरीद सकता है, लेकिन वो यह भी जानता था कि अभी इस बारे में डिसाइड नहीं कर सकता। फिलहाल सब ठीक लग रहा था, इसलिए उसने बाद में सोचने का फैसला किया। इसके बाद उसे लगा कि वो अपग्रेड कर सकता है। सुबह सन को जगाया। उसने बताया कि वो तुरंत निकल रहे हैं। ट्रेन की पटरियों पर उन्हें कई गाड़ियां पलटी हुई मिली, और उसने कहा कि लगता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। वो सिचुएशन का जायजा लेने के लिए एक ट्रक पर चढ़ गई और दूसरी तरफ ढेर सारे ज़ॉम्बीज दिखे। सन घबराकर उसके पास भागा और कहा कि वहां सैकड़ों मरे हुए लोग होंगे। यह सुनकर जिनोंग ने दूसरा रास्ता आजमाने का सुझाव दिया, लेकिन उसने समझाया कि यही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। वो शांति से बैठकर इस बारे में बात करने लगे और सरफेस के ऊपर से जाने पर विचार किया, लेकिन जल्दी ही एहसास हुआ कि हवा उन्हें ज़ॉम्बीज के सामने एक्सपोज कर देगी। इसलिए उसने सुझाव दिया कि फिर से खोज करें, क्योंकि शायद कुछ चूक गए हों। साथी के मुड़ने के बाद उसने एक्सप्लोरर नाम का एक स्किल टैब खोला, जिससे आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो दुकान में लिस्टेड नहीं है। उसने इसे खरीदने का फैसला किया और सबसे पहले वैक्सीन ढूंढी, लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए स्किल का इस्तेमाल नहीं होगा। उसने जंबी एंटीबॉडी या वायरस वैक्सीन जैसे अलग अलग शब्द आजमाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इससे वो निराश हो गया, लेकिन कम से कम जानता था कि उसने कोशिश की। ठीक इसके बाद उसने डिओड्रेंट ढूंढा और कम से कम 1 मील तो गया। जब उसने देखा कि यह 90 मिनट तक चलता है तो उसने हिसाब लगाया और समझा कि कम से कम 3 खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि मंजिल 4 घंटे दूर है। वो निराश हो गया, क्योंकि उसने कॉइन्स बचा कर रखे थे और अब तीनों एक साथ खर्च करने पड़ेंगे। फिर वो डोना से मिलने वापस गया। डोना को क्यूरियोसिटी हुई कि उसे डिओड्रेंट कहाँ से मिला, और उसने कहा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ बैग्स के अंदर मिला था। सिदाना ने पूछा कि क्या इससे उनकी बदबू सच में खत्म हो जाएगी। उसने कहा कि सबसे खराब सिचुएशन में वो वापस भाग सकते हैं। इसके बाद उन्होंने डिओडोरेंट स्प्रे किया और बाहर निकल गए। जिनसानंग ने उसे साथ चलने को कहा, क्योंकि उनका सामना किसी खतरनाक चीज से हो सकता था, और ज्यादा देर नहीं लगी, उनका सामना एक जंबी से हो गया। वो सोचने लगे कि क्या डिओड्रेंट सच में
में काम कर रहा है। जॉम्बी उनकी तरफ मुड़ा और वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गए, लेकिन वो उनके पास से निकल गया। सिडाना एक्साइटेड हो गई क्योंकि लगता था कि डिओडोरेंट ने सच में काम किया। उसने कहा कि इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। कुछ देर बाद उसे एक बिल्कुल सही सलामत गन की दुकान दिखी, लेकिन दुकानदार ने कहा कि यह ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर अंदर कोई है तो वो निश्चित रूप से आर्म्ड होगा। दोनों को एक बोर्ड मिला जिस पर लिखा था कि वो सू स्टेशन के पास है। जिनसानंग निराश हो गया क्योंकि उसे लगा था कि वो यूई डोंग के ज्यादा करीब होंगे। देरी की वजह से उन्होंने अलग होकर रात बिताने की जगह ढूंढने का फैसला किया। सना को टूटी खिड़कियों वाली ज्यादा जगह नहीं मिली और उस लड़के को सिर्फ बंद जगह मिली जिनमें जॉम्बीज थे। कुछ देर बाद वो फिर मिले और एक दूसरे को बताया कि रहने की कोई जगह नहीं मिली। उसने कहा कि उन्हें ऐसी जगह चाहिए जो जॉम्बीज से भरी ना हो, लेकिन इतनी सिक्योर हो कि उन्हें अंदर आने से रोक सके। तभी सडनली उन्हें एक कैफे का दरवाजा दिखा और उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। साना ने कहा कि इलाका रोशन दिखता है और जॉम्बी फ्री लग रहा है। फिर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। उसने पूछा कि क्या अंदर घुसना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि यह ठीक नहीं होगा क्योंकि यह ग्लास का दरवाजा है। इसे तोड़ने से मरे हुए लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए वो पीछे हटा और कहा कि शायद कोई और रास्ता हो। उसने दीवार में बने एक छेद में हाथ डाला और एक चाबी ढूंढ ली। सांता को क्यूरियोसिटी हुई कि उसे कैसे पता चला और उसने कहा कि कैफेज देर तक खुले रहते हैं, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग की शिफ्ट्स होती हैं, इसलिए चाबियां अक्सर एक दूसरे को दी जाती हैं और वो आमतौर पर एक एक्स्ट्रा चाबी पास में ही छिपा कर रखते हैं। अंदर उन्हें आटे के कई बोरे मिले। उसने पूछा कि इनका क्या करना है और उसने कहा कि इन्हें यहीं छोड़ दो, ये उठाने के लिए बहुत भारी हैं। फिर उसने कहा कि इस स्पीड से वो अगले दिन वेयरहाउस पहुंच जाएंगे। निराश होकर उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वेयरहाउस में पहले से ही लोग मौजूद हैं जैसे गन की दुकान पर थे। उसने कहा कि संभावना काफी अधिक है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि अगर उनमें से कोई मुसीबत में पड़ जाए तो वो एक कोड वर्ड बना लें। इसके बाद सियाना ने सुझाव दिया कि अगर उन्हें गन मिले तो एक सिग्नल के तौर पर इनफॉर्मली बात करें। जिनांग ने कहा कि अगर मीली वेपन हो तो उन्हें और भी विनम्रता से बात करनी चाहिए। वो अपनी साइन लैंग्वेज पर काम करते रहे और जिनांग ने कहा कि इस तरह उनके शब्द अलग से नहीं सुनाई देंगे, बातचीत नॉर्मल लगेगी। तभी सडनली बिजली कड़कने से उनकी बातचीत रुक गई और वो चौंक गए क्योंकि बर्फबारी के दौरान उन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी। जिनांग ने कहा कि लगता है बर्फ और भी ज्यादा जमा हो जाएगी, जिससे अगले दिन चलना फिरना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसके तुरंत बाद जिनांग ने आराम करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जिनांग एक अजीब सी आवाज सुनकर नींद से जाग गया। जब उसने बाहर देखा तो उसे कोई मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखा। जिनांग ने सोचा कि इतनी रात को कोई सड़क पर क्यों होगा। जब उसे पता चला कि बाइकर वेयरहाउस की तरफ जा रहा है तो जिनांग को यकीन नहीं हुआ कि वो सच में वहां जा रहा है। तभी सडनली ज़ॉम्बीज का एक झुंड आ गया। जिनांग जागकर पूछती है कि वो कहां से आए और जिनांग ने बताया कि शायद वो पहले मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर यहाँ आ गए होंगे। जिनांग परेशान हो गया क्योंकि पूरा रास्ता ज़ॉम्बीज से भरा होगा और जिनांग ने पूछा कि क्या करना चाहिए। जिनसंग ने कहा कि हो सकता है कि वो आदमी जानबूझकर ज़ॉम्बीज के झुंड को कहीं ले जा रहा हो, लेकिन उसने बताया कि उनके पास इतना खाना नहीं है कि ज़ॉम्बीज के अपने आप फैलने का इंतजार कर सकें। तभी सडनली उसने कहा कि शायद ऑनलाइन कुछ चल रहा हो। कुछ लोग बस ये कह रहे थे कि बर्फबारी के बीच बिजली कड़क रही है और कुछ लोग योंगजोंग आइलैंड पर एक शेल्टर होने की रूमर फैला रहे थे। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि यह पूरी तरह झूठ है क्योंकि वहाँ एक कल्ट है। एक और यूजर ने अंदाजा लगाया कि शेल्टर सिर्फ बचे हुए लोगों का सामान चुराने का एक ट्रैप है। ये सब पढ़कर सेना ने कहा कि यह बहुत डरावना है। उसे याद आया कि हुकजे ने कहा था कि वो समुद्र के पश्चिमी किनारे की तरफ जा रहा है और अगर वो उस तक पहुंच सके तो कुछ जानकारी मिल सकती है। इसलिए जिन ने अपने दोस्त से कहा कि वो ऑनलाइन बताई गई उस जगह को भूल जाए और वो मान गई। इसके बाद उन्होंने ओरिजिनल प्लान पर टिके रहने और लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस जाने का फैसला किया, लेकिन अगर रास्ते में ज़ॉम्बीज का झुंड या कोई खतरनाक चीज मिले तो वो वापस लौट जाएंगे। उनके आखिरी डिओड्रेंट स्प्रे खत्म हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि जल्दी चलना होगा। सौभाग्य से सड़कों पर उतने ज़ॉम्बीज नहीं थे जितने की उम्मीद थी। सांता ने कहा कि वेयरहाउस पास ही होगा। उसने कहा कि कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा और ऊपर से डिओड्रेंट का असर भी कम हो रहा था, इसलिए अगर किसी ज़ॉम्बी से सामना हुआ तो लड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसे अपनी मंजिल दिख गई। जिनसन दीवारों की ऊंचाई देखकर खुश हो गया क्योंकि इसका मतलब था कि सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लड़की ने गेट खोलने की कोशिश की लेकिन बंद थे। फिर उसे एहसास हुआ कि ये बारबर्ड वायर पहले वहां नहीं थे, इसलिए दोनों दीवार के साथ साथ चलकर कोई वीक पॉइंट ढूंढने का फैसला किया और उन्हें एक ऐसा हिस्सा मिला जो बाकी से ज्यादा कमजोर लग रहा था। सिस ने जल्दी से कहा कि वो ऊपर चढ़ने जा रही है, लेकिन जिनोंग ने वार्निंग दी कि यह बहुत खतरनाक है क्योंकि अंदर का माहौल पता नहीं। उसने कहा कि कोई और ऑप्शन नहीं है। मॉस्किटो रिपेलेंट का असर खत्म हो रहा था और उन्हें कहीं जाना जरूरी था। जिन सहमत हुआ लेकिन सावधान रहने को कहा क्योंकि दूसरी तरफ खतरनाक लोग हो सकते हैं। फिर वो पीछे हटी, दौड़कर आई और उसकी मदद से दीवार पर चढ़ गई। एक नजर डालकर बोली कि वो नीचे उतरने जा रही है। उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई छुपकर उसे देख रहा था। सेना दूसरी तरफ कूदी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती किसी ने उसे पकड़
पकड़ लिया और हाथ ऊपर उठाने को कहा। उस व्यक्ति ने उसकी तलाशी ली और पाया कि कोई हथियार नहीं है। फिर उसने पूछा कि साथी कहाँ है, और कोई ऑप्शन न होने पर उसने बताया कि वो बाहर है। तो उस व्यक्ति ने उसे अपने दोस्त को मेन गेट पर आने को कहने का आदेश दिया। सेना ने जिन सांगोंग को गेट पर आने के लिए चिल्लाया और वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके बात करने के तरीके और उनके पहले से तय किए गए कोड वर्ड्स से जिनांग समझ गया कि दुश्मन एक ही है और उसके पास गन है। इसलिए उसने अपनी पिस्टल निकाली और कहा कि वो बताए गए गेट पर जाएगा। इसके बाद अपहरणकर्ता ने उसे हथियार नीचे रखने और बाहर आने को कहा। जिनांग ने कहा कि उसके पास आत्मरक्षा के लिए सिर्फ एक भाला है और उसे जमीन पर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद वो सोचने लगा कि क्या करे, क्योंकि उसके हथियार की रेंज कम है और दुश्मन के करीब जाना होगा, लेकिन दुश्मन को पता चल जाएगा। फिर जिनांग ने अपहरणकर्ता से कहा कि उसके दोस्त को छोड़ दे, क्योंकि उसने सब कुछ किया है। उस आदमी ने लड़की को हटने को कहा और जिनांग ने सोचा कि यही सही मौका है, क्योंकि अब वो उसके काफी करीब होगा। जैसे ही वो अच्छी दूरी पर पहुंचा, जिनोंग अचानक बाहर निकला और उस आदमी पर गन तान दी। सिएना ने उसे ऐसा करते देखा और जल्दी से नीचे झुक गई। दोनों तरफ से गन्स चली, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। रिकोशे से वो आदमी अंधा हो गया और घबराकर इधर उधर गोलियां चलाने लगा। सिएना तेजी से आगे बढ़ी और उसे नीचे गिरा दिया। वो आदमी चिल्लाने लगा, उन्हें बेवकूफ कहता रहा, और जिनसोंग ने सिएना को कुछ टेप दिया ताकि वो उससे निपट सके। तभी सडनली जिनसोंग को अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी और उसने सोचा कि कहीं कोई और दुश्मन तो नहीं, लेकिन ये गोलियों की आवाज से अट्रैक्ट हुए ज़ॉम्बीज थे। उसने सिएना से चाबियां लेकर गेट खोलने को कहा, लेकिन अपहरणकर्ता ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। जिनसोंग चिल्लाया कि वक्त कम है। सिएना तंग आ गई और मनचाही चीज पाने के लिए उस आदमी को लात मार दी। ठीक इसके बाद आखिरकार चाबियां मिल गईं। जब वो एक एक करके चाबियां आजमा रही थी, तो जिनसोंग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया, लेकिन उसने आसानी से उसके सिर पर वार करके मार गिराया। फिर एक और ज़ॉम्बी झपटा और इस बार उसने अपने भाले से काम किया। गेट पर जो हुआ, उसके बाद उस आदमी को एहसास हो गया था कि वो अकेले इस जगह की रक्षा नहीं कर सकता। देर सवेर और भी लोग वेयरहाउस में आएंगे और अगर अकेला रहा तो आखिरकार हार जाएगा। फिर उसने कहा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टीम बनाने का सही वक्त है जिस पर वो सच में भरोसा कर सके। इसके बाद उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज अभी भी एंट्रेंस पर थे। जिनांग को क्यूरियोसिटी हुई कि उनके नए साथी को हथियार कहां से मिला, और जिनसोंग ने कहा कि उसने इसे एक पुलिसमैन से लिया था जिसने खुदकुशी कर ली थी। जिनसोंग ने पूछा कि क्या कोई बुलेट्स बची हैं, लेकिन उसने कहा कि उसने सारी बुलेट्स गेट पर ही चला दी। लड़की ने कहा कि कम से कम ज़ॉम्बीज दूसरे लोगों को वेयरहाउस में घुसने से रोकेंगे। तभी सडनली जिनोंग के पेट में गर्गलिंग हुई और वो शर्मिंदा हो गया। इसलिए जिनसोंग ने अपने मेहमानों के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाए। खाना देखकर दोनों की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कहा कि नूडल्स को थोड़ा और पकाना है। बात को और मजेदार बनाने के लिए सोना ने पहले से छिपाई हुई बियर निकाल ली। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया और जिनसोंग भावुक होकर पहला निवाला लेने लगा। लड़की ने कहा कि रामेन का शोरबा मानो सीधे उसकी आत्मा में उतर रहा है। फिर जेनटोंग खड़ी होकर टोस्ट का सुझाव दिया और तीनों ने अपने नए अलायंस का जश्न मनाया। थोड़ी देर बाद जिनांग ने मजाक में कहा कि वो भूल ही गया था कि पेट भरने का एहसास कैसा होता है। फिर उसने कहा कि गर्मागर्म खाना और आराम करने की जगह पाकर कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड की वजह से अभी भी परेशानी हो रही थी। सोंग को याद आया कि इमारत में हीटिंग सिस्टम है, लेकिन जेन सोंग ने कहा कि वो काम नहीं कर रहा। इसलिए लड़के ने पूछा कि जलाने के लिए कुछ और है क्या। उसके दोस्त ने कहा कि वेयर हाउस में एक अंगीठी है और वो उसे चूल्हे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़के ने पूछा कि जलाने के लिए लकड़ी भी है क्या, लेकिन उसने कहा कि उसने हर जगह ढूंढा लेकिन लकड़ी नहीं मिली। इसलिए दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि आग जलाने के लिए क्या इस्तेमाल करें। लड़की ने कहा कि पास में ही एक जंगल है। यह सुनकर जोंग सोचने लगा कि क्या उन्हें तुरंत चूल्हा उठा लेना चाहिए और बाहर हालात नॉर्मल होने तक लकड़ी इकट्ठा करने का इंतजार करना चाहिए। नीचे जाते हुए उसने बताया कि स्पून्स और सफाई के सामान जैसी डिस्पोजेबल चीजें पहली मंजिल पर हैं। जोंग ने सोचा कि अब वो आखिरकार अपने दांत साफ कर पाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि लगता है उन्हें बर्तन, केटल और रसोई के दूसरे सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 5वीं मंजिल पर उन्हें ऑफिस सप्लाई रूम मिला, जो पेंसिल्स और पेन्स जैसी बेकार चीजों से भरा था। जेन सोंग की कमीज देखकर उस आदमी ने पूछा कि सर्दियों के कपड़ों का स्टॉक कैसा है। जेन सोंग ने कहा कि कपड़ों का एक बड़ा ढेर है और चूल्हा मिलते ही वो कुछ ले लेंगे। फिर फोर आइजेस ने वहां मिले जूतों के बारे में शिकायत की। वो बहुत बड़े थे, इसलिए पहनने के लिए उसने कई मोजे पहने थे। यह सुनकर जिनोंग ने अपनी शॉप खोली, उसके लिए एक जोड़ी बूट्स खरीदे और पूछा कि क्या वो पहनकर देखना चाहता है। जेन सोंग ने उन्हें पहना और वो बिल्कुल फिट आए। तो अब वो ऑफिशियली जिन सोंग के ग्रुप का हिस्सा बन गया। इसके बाद आखिरकार उन्हें वो चीज मिल गई जिसके लिए वो आए थे। दोनों एक एक तरफ से उसे पकड़कर इमारत के अंदर ले जाने लगे। आधे रास्ते में जिनोंग को याद आया कि जेन सोंग को सिगरेट पीना बहुत पसंद है, इसलिए उसने अंगीठी जमीन पर रख दी और मुस्कुराते
हुए कहा कि वेयरहाउस में एक खास चीज की कमी है जिससे उसका दोस्त उत्सुक हो गया। जेनसोंग ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला और उसे कुछ सिगरेट्स दिए, पहले खिलाए गए रामेन के शुक्रिया में। वो आदमी भावुक हो गया और उसे गले लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़के ने उसे यह सब अजीब हरकतें बंद करने को कहा। इसके बाद दोनों वापस लौटे और जिनोंग ने उन्हें मिले कोट, कुछ सोप और टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट दिखाई। यह देखकर सॉन्ग खुशी से उछलने लगा। अगले 3 दिनों तक ग्रुप ने कैंप को बेहतर बनाने पर काम किया, जैसे किचन बनाना और मैट्रेसेस रखने की जगह तैयार करना। लेकिन वो पैनल्स नहीं लगा सके क्योंकि मौसम बहुत रिस्की था और उनके टूटने का खतरा था। इसलिए उन्होंने उन्हें 5वीं मंजिल के एक खुले हिस्से में लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ज़ॉम्बीज धीरे धीरे फैलने लगे। फिर जिनसोंग ने कहा कि बाहर जाकर देखना चाहिए। लड़के ने कहा कि वो पहले वाली गन की दुकान के बारे में सोच रहा है। सियाना मान गई कि बाहर जाना चाहिए, लेकिन उसने साफ कर दिया कि इतनी दूर जाना रिस्की है। लड़के ने सोचा कि सियाना सही कह रही है क्योंकि उनके पास ज़ॉम्बीज से बचाव के लिए पर्याप्त कॉइन्स नहीं है। इसी बीच कोई मोटरसाइकिल पर सड़कों से गुजर रहा था और मरे हुए लोगों का पूरा झुंड उसका पीछा कर रहा था। कुछ ज़ॉम्बीज एक साइकिल सवार का पीछा करने लगे। हताश होकर साइकिल सवार सीढ़ियों पर चढ़ गया, जिससे उसे मॉन्स्टर्स पर बढ़त मिल गई क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। पहले लोगों को लगा कि वो बस भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वो ज़ॉम्बीज को उन इलाकों की तरफ ले जा रहा था जहां लोग रह रहे थे। कम्युनिटी के यूजर्स उस आदमी को पूरा बदमाश मान रहे थे क्योंकि वो सच में एक झुंड का नेतृत्व कर रहा था। कैंप का काम पूरा होने के बाद ग्रुप अपनी अपनी रोल्स के लिए अलग हो गया। सियाना को अंदर की व्यवस्था और स्टोर रूम का सामान इकट्ठा करने का जिम्मा मिला। जोंग को कम्युनिटी से जानकारी जुटाने और मशीनरी से जुड़े काम जैसे टूल्स की रिपेयर करने की जिम्मेदारी मिली। वो लड़का लड़की के पास गया और कहा कि वो जनरेटर की जांच कर रहा है, लेकिन ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। फिर लड़की ने पूछा कि क्या वो किचन का सामान ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकता है। इसी बीच मेन कैरेक्टर वेयरहाउस के अंदर राउंड्स लगा रहा था और स्टोरेज एरिया में बाकी लोगों से मुलाकात हो गई। जोंग ने बताया कि वो वहां इसलिए है क्योंकि मौसम जनरेटर चलाने के लिए ठीक नहीं है। मेन कैरेक्टर ने कहा कि उसे पहले से पता था क्योंकि फॉग इतना घना था कि विजिबिलिटी बहुत कम थी। जोंग ने कहा कि उन्होंने बाहर जाकर काफी वक्त से जांच नहीं की। इसके तुरंत बाद वेयरहाउस के सामने जोंग सर्दियों के कपड़ों में साइकिल के साथ खड़ा था। उसने पूछा कि उसके दोस्त उसे इस तरह क्यों घूर रहे हैं। लड़की ने कहा कि उसे उसके अकेले जाने की चिंता है, लेकिन उसने समझाया कि दोस्तों को वहीं रहना होगा, कहीं कोई शेल्टर में घुसने की कोशिश न करे। साथ ही उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास भाला है। फिर वो लड़का अपनी साइकिल पर बैठा और वादा किया कि वो इंडक्शन स्टोव और हथियार लेकर वापस आएगा। जियोंग ने कहा कि उसने रस्सियां लगा दी हैं ताकि वो स्टोव को बैग से बांध सके। उसने शुक्रिया कहा और बोला कि वो जा रहा है। आखिरी बार लड़की ने अपने दोस्त से कहा कि अगर हालात ज्यादा खतरनाक हो जाए तो वापस आ जाना। इसके तुरंत बाद वो सड़क पर साइकिल चलाने लगा, ये सोचते हुए कि सोना का साथ होना कितना अच्छा है। फिर भी उसने सतर्क रहने का फैसला किया क्योंकि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर ज़ॉम्बीज हो सकते थे। वो एक स्कूल पहुंचा और महसूस किया कि मंजिल नजदीक है। तभी हवा तेज हो गई, लेकिन सौभाग्य से वो उसकी विपरीत दिशा में बह रही थी, इसलिए ज़ॉम्बीज उसकी गंध नहीं पहचान पाएंगे। तभी सडनली जियोंग को किसी दुर्घटनाग्रस्त कार से निकलने वाले धुएं की गंध आने लगी और तभी उसे एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद उसके सामने ज़ॉम्बीज का एक झुंड प्रकट हो गया। उसे एहसास हुआ कि यही वो मोटरसाइकिल थी जो पहले मरे हुओं का नेतृत्व कर रही थी। जिनोंग पागलों की तरह पेडल मारने लगा, लेकिन बर्फ में फंसी चेन्स की वजह से स्पीड नहीं बढ़ पा रही थी। उसने सोचा कि छिपने की जगह ढूंढनी होगी, इसलिए उसी स्कूल की तरफ जाने का फैसला किया जो उसने पहले देखा था। दरवाजे तक पहुंचा लेकिन बंद था। फिर इमारत के चारों तरफ घूमकर दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की। एक खिड़की खोलने में कामयाब हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर चढ़ पाता एक जंबी ने उसका पैर पकड़ लिया। खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसने जंबी को लात मारी, लेकिन उसने पैर नहीं छोड़ा। इसलिए जिनांग ने बैग से भाला निकाला और जंबी के सिर में घोंप दिया। इससे आखिरकार पैर छूटा और वो पीछे गिर गया, लेकिन जंबी अभी भी हिल रहा था। इससे पहले कि कुछ हो, लड़के ने खिड़की जोर से बंद कर दी। वो सोचने लगा कि वो कैसे लगभग मर गया था और घुटनों के बल बैठकर बोला कि यह बहुत थका देने वाला था। इसी बीच सोना घबराने लगी और झोंक ने पूछा कि क्या वो चिंतित है। लड़की ने बताया कि बाहर का अंधेरा उसे बेचैन कर रहा है। लड़के ने सुझाव दिया कि फोन इस्तेमाल करें क्योंकि उसने उसे 8% तक चार्ज कर लिया था। सोना उत्सुक हो गई और जानना चाहती थी कि कम्युनिटी में ताजा खबरें क्या हैं। ऑनलाइन लोग चर्चा कर रहे थे कि ज़ॉम्बीज अब खून की गंध पहचान सकते हैं। इसके तुरंत बाद जोंग एक सेफ दिखने वाले कमरे में गया और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे मरे हुए लोगों का एक विशाल झुंड दिखाई दिया। उसे लगा कि उनका नेतृत्व करने वाला बाइकर वही होगा जो पिछली बार था। तभी सडनली झुंड में एक ज़ॉम्बी उसकी नजर में आया क्योंकि वो 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। मॉन्स्टर्स के बदलते स्वरूप के बारे में पढ़कर जोंग ने कहा कि हालात और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। फिर उन्होंने किसी की पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि बाइकर बैंग हैकडोंग में उन जगहों पर ज़ॉम्बीज का नेतृत्व कर रहा था जहां लोग रह रहे थे। यह पढ़कर सोना और भी चिंतित हो गई क्योंकि उसका साथी ठीक उसी इलाके में था।
था। जेंग ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि वो कहाँ जा रही है और उसने कहा कि इस स्पीड से मेन कैरेक्टर सीधे उस भीड़ में जा गिरेगा और अगर वो उनसे टकराया तो ढूंढने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो वेयरहाउस से निकलकर अपने साथी को ढूंढने के लिए मुड़ी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। सियाना ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। जांग ने बताया कि झुंड के बारे में वार्निंग वाली पोस्ट सुबह की थी और अब तक वो शायद उस इलाके में पहुंच चुके होंगे। फिर उसने कहा कि अभी प्रायोरिटी उस जगह को मजबूत करने की है ताकि झुंड वहां से ना आ सके। यह सुनकर लड़की ने वेयरहाउस की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करने का फैसला किया। इसी बीच जांग को बगल के क्लासरूम में एक आवाज सुनाई दी और उसने सोचा कि शायद कोई और जीवित हो जिसके साथ टीम बना सके, लेकिन जब दरवाजा खोला तो उसे एक जंबी बना बच्चा मिला। उसने उस जंबी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो पलटकर उस पर झपटा, लेकिन उसने भाले के एक ही वार से उसे मार गिराया। आंखों में आंसू लिए जेंग ने उस बच्चे से माफी मांगी। इसके बाद वो इमारत में आगे बढ़ता रहा, लेकिन वहां कोई और जॉम्बी नहीं था। फिर उसने आराम करने की जगह ढूंढी। खिड़की के पास गया इस उम्मीद में कि कल तक बारिश और जॉम्बीज चले जाएंगे। फिर जांग अपने स्लीपिंग बैग में लेट गया, यह सोचते हुए कि वेयरहाउस सेफ है या नहीं, क्योंकि जॉम्बीज का झुंड यूई की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो जागा और बाहर कोई जॉम्बी नहीं दिखा। उसने मौका देखकर एक और स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन पाया कि वो जगह पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। उसे कुछ बेसबॉल बैट्स मिले जिन्हें वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। फिर वो किचन में गया और वहां एक जंबी पाया। कोई बात नहीं, उसने उसे मारा और एक और कॉइन मिल गया। इसके बाद जांग को एक स्टोव मिला, लेकिन वो इंडक्शन वाला नहीं था। उसने सोचा कि फ्रिज या ओवन होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन दोनों ही केसेस में उन्हें ले जाना बहुत मुश्किल होगा। कोई और रास्ता न देखकर उसने शहर जाने का फैसला किया। बाइक उठाई और मंजिल की तरफ चल पड़ा, लेकिन वहां बहुत सारे जंबीज थे, इसलिए वो कार्स के पीछे छिपकर आगे बढ़ने लगा। ऊंची इमारतें देखी और वहां जाने का फैसला किया। एंट्रेंस पर पहुंचा तो टूटे हुए ग्लास दिखे और उसने अंदाजा लगाया कि वहां कोई लड़ाई हुई थी। फिर भी राहत मिली क्योंकि जगह सेफ लग रही थी। टॉर्च निकाली और ऊपरी मंजिलों की तरफ चल पड़ा। थोड़ा ऊपर जाकर एक दरवाजा मिला, लेकिन उसने सोचा कि अगर जबरदस्ती खोलेगा तो अलार्म बज सकता है। इसलिए जोंग ने अपना हैमर निकाला और अंदर का ताला तोड़ दिया। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन अभी भी कोई खतरा नहीं था। फिर वो एक्साइटेड हो गया क्योंकि आखिरकार उसे एक इंडक्शन स्टोव मिल गया। उसे खोलकर ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। जोंग ने कहा कि उसे याद भी नहीं कि वो आखिरी बार बेड पर कब सोया था, लेकिन सोने से ठीक पहले कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ ज़ॉम्बीज बगल वाली इमारत पर चढ़ते दिखे, जिससे उसे लगा कि वो किसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। फिर उसे एहसास हुआ कि दूसरी इमारत में कोई इंसान है। जोंग ने सोचा कि यह बुरा है क्योंकि सारे मरे हुए एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं, सारी हो रहे हैं। यह कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी यह भागने का परफेक्ट मौका था क्योंकि वो इंसान मॉन्स्टर्स का ध्यान भटका रहा था। तभी सडनली एक गोली चली और पता चला कि यह सामने वाली इमारत की लड़की थी। वो लड़का सोचने लगा कि यह कितना बुरा है क्योंकि इस शोर से कई माइल्स दूर से भी ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सोचकर वो घबरा गया क्योंकि अब वो एक तरह से फंस गया था। 1 घंटा बीत गया और लड़की बिना एक भी निशाना छूके लगातार गोली चलाती रही, एक एक करके ज़ॉम्बीज को मार गिराती रही। यह देखकर वो लड़का सोचने लगा कि क्या वो किसी तरह की सोल्जर है। फिर उसे गुस्सा आया कि वो उसके साथ नहीं है क्योंकि ढेर सारे कॉइन्स कमा सकता था। इसके बाद उसने सोचा कि शायद उसे बुलाना चाहिए और साथ मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके पास एक भरोसेमंद साथी और हथियार भी होंगे। जिन सॉन्ग बस देखते देखते थक गई और इंतजार करने का फैसला किया क्योंकि किसी भी हालत में ज़ॉम्बीज को भागने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही। लेकिन कुछ देर बाद जिनांग जाग गया और देखा कि बाहर अभी भी मरे हुए लोगों का एक विशाल झुंड था। कम से कम लड़की ने गोली चलाना बंद कर दिया था। उसे पहले न निकलने का पछतावा हुआ क्योंकि उसका सामान कम होता जा रहा था और अब बस इंतजार ही कर सकता था। इसके तुरंत बाद वो बेड पर करवटें बदलने लगा क्योंकि ज़ॉम्बीज वेयरहाउस की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। ध्यान भटकाने के लिए वो शॉप में इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। उसे एक डिब्बा मिला जिसकी कीमत 10 कॉइन्स थी। उसने कहा कि उसे जानना जरूरी है कि इसमें से क्या निकलता है ताकि डिसाइड कर सके कि खरीदना फायदेमंद होगा या नहीं, लेकिन अभी भी पर्याप्त कॉइन्स नहीं थे। तभी सडनली एक जबरदस्त धमाका हुआ और उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जिन ने देखा कि ज़ॉम्बीज दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। यह देखकर उसने वहां से निकलने का मौका ढूंढा, इसलिए उसने स्टूव को बाइक पर बांधा और सावधानी से निकल पड़ा। लेकिन एंट्रेंस पर ही उसका सामना कई मरे हुए लोगों से हो गया। वो सोचने लगा कि इन मॉन्स्टर्स को कैसे मारे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने देखा कि दूसरी इमारत वाली लड़की भी निकलने की कोशिश कर रही है। तभी सडनली उसने उसे इशारा किया कि वो उसकी तरफ आ रही है। सुनहरे बालों वाली लड़की आगे बढ़ने लगी और एक जंबी उसके रास्ते में आ गया, लेकिन उसने उसे अपनी गन से गिरा दिया। जिनांग उसकी स्पीड देखकर इम्प्रेस्ड हो गया और सोचने लगा कि क्या वो सच में किसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हिस्सा है। फिर वो उसके पास पहुंची, एक हाथ उठाया और कहा कि उसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी वो लड़का बेचैन रहा क्योंकि उसने अपना हथियार नीचे नहीं किया था। इसके तुरंत बाद उसने पूछा कि क्या उसके साथ कोई है। अपनी पीठ के पीछे गन छिपा
पाए, जिनांग ने कहा कि वो अकेला है और वो भी लड़ना नहीं चाहता। फिर उन्होंने एक दूसरे का परिचय दिया और लड़की ने अपना नाम सिहान बताया। उसने कहा कि उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के आसपास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जब वो वहाँ आराम से बैठे थे तो उसने पूछा कि क्या वो अकेला रहता है। जिन श्यांग ने अभी झूठ बोलने का फैसला किया क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं था कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर उसने भी वही सवाल पूछा। एसआई का कहना था कि उनके साथ कुछ मिलिट्री कॉलीग्स भी थे, लेकिन वो सब मारे गए। इसके बाद उसने बताया कि बोंग हकडोंग के पास उनका एक बेस था, लेकिन हाल ही में अटैकर्स का एक झुंड आ गया और वो अकेले ही बच निकली। वो चिढ़ गई और बोली कि यह सब उस बाइकर की गलती है। फिर एसआई ने पूछा कि क्या उसने कहीं जाने का प्लान बना लिया है। उसने कहा कि वो गन की दुकान जा रहा है क्योंकि इस दुनिया में खुद की रक्षा के लिए कुछ होना सबसे जरूरी है। उसने पूछा कि क्या उसे गोली चलाना आता है और उसने हाँ कहा। यह सुनकर सियांग ने अपने नए साथी को एक भारी गन दी। उसने पूछा कि क्या वो इसे अपने पास रख सकती है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी उसके पास बहुत सारी हैं। जिनांग ने शुक्रिया कहा और बोला कि इतना काफी है। अब जब उसके पास हथियार थे तो सियांग उत्सुक हो गई कि उसका अगला टारगेट क्या है। उसने फिर झूठ बोला, कहा कि वो एक सेफ जगह की तलाश में जा रहा है जहां बच सके। यह सुनकर उसने सुझाव दिया कि वो उसके साथ चले क्योंकि साथ मिलकर चलना बेहतर होगा। जिनांग को लगा कि शायद वो बस अकेले नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर देखना चाहा कि क्या वो सच में भरोसेमंद है। इसके बाद वो उसके पीछे पीछे चलने लगा क्योंकि वो रास्ते में ज़ॉम्बीज़ को मार गिराती जाती थी। उसे देखते हुए उसने सोचा कि वो उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहेगा। थोड़ी देर बाद उसके साथ होने की वजह से वो सैम कांडोंग जल्दी पहुंच गए। फिर सिंह ने सुझाव दिया कि थोड़ी देर रुककर आराम करें। एक रेस्टोरेंट में बैठकर उन्होंने कुछ मीठा खाने की बात की ताकि एनर्जी वापस आए। इसके बाद वो जाने के लिए उठे। लड़की ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी खाना ढूंढना होना चाहिए और मेन कैरेक्टर भी सहमत हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो और बात कर पाते, किसी ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। सियांग तुरंत पोजीशन लेने के लिए दौड़ी और जवाबी फायरिंग की, जैसे वो पहले से जानती हो कि शूटर कौन है। यह देखकर जिनोंग सोचने लगा कि क्या दुश्मनों को उससे कोई दुश्मनी है। वो उसके पास दौड़कर गया और पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो चुप रही और गोली चलाती रही। पता चला कि शूटर सोल्जर्स थे और वो केली नाम की किसी लड़की को सरेंडर करने को कह रहे थे, वरना मर जाएगी। वो लगातार गोली चलाती रही और उसने उसे रुकने को कहा क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ का झुंड अट्रैक्ट कर रही है। एसआई ने कहा कि वो कभी सरेंडर नहीं करेगी क्योंकि वो उस जगह वापस नहीं जा सकती। फिर उसने कहा कि उन लोगों ने उसके साथ भयानक अत्याचार किए जिससे वो पूरी तरह हैरान रह गया। जिनांग सोचने लगा कि क्या वो सच में उस पर भरोसा कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। तभी सडनली उसने उसे पकड़ लिया और गोलियों के सामने फेंक दिया, यह कहते हुए कि वो सरेंडर कर देगी। सौभाग्य से कोई भी गोली उसे नहीं लगी। खुद को बचाने की कोशिश में वो जमीन पर गिर गया और कहा कि वो लड़ना नहीं चाहता। एक सोल्जर ने बाकी को गोली चलाना बंद करने का इशारा किया। एसआई को मौका मिला और वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी बाह में गोली लग गई। घायल होने के बावजूद वो भागती रही और कुछ सोल्जर्स ने उसका पीछा किया। दूसरे जिनोंग के पास आए और पूछा कि क्या वो उनकी भाषा बोलता है और उसने हाँ कहा। सबसे पहले एक सोल्जर ने अपना परिचय ब्रायन के रूप में दिया और पूछा कि क्या जिनोंग केली का साथी है, लेकिन उसने कहा कि वो उसे जानता भी नहीं। फिर उस आदमी ने कहा कि पहले वाली औरत ही केली थी। जिनोंग ने जवाब दिया कि उसने उसे अपना नाम एसी हैन बताया था। इसके तुरंत बाद उसने बताया कि वो उससे कुछ घंटे पहले मिला था और उन्होंने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया था। उसने ये भी कहा कि केली ने उसे बताया था कि उन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। यह सुनकर सोल्जर्स को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनका कहना था कि केली ने ही उन्हें धोखा दिया था। उसने खाना चुराने की कोशिश की और उनमें से एक को मार डाला। अब जिनोंग को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात पर भरोसा करे। केली का पीछा करने वाले सोल्जर्स ने बताया कि वो उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि गोलियों की आवाज से ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट हो गए और तलाशी मुश्किल हो गई। ब्रायन ने पूछा कि कितने ज़ॉम्बीज़ थे और उसके आदमियों ने कहा कि इतने थे कि काफी देर तक रोके रख सकें। इसके बाद कमांडर जिनोंग के पास आया और कहा कि वो उस पर भरोसा करेगा और जिनोंग ने शुक्रिया कहा। फिर सोल्जर्स को जिनोंग की साइकिल मिली और वो सोचने लगे कि यह कितनी भारी है। जिनसोंग चिंतित हो गया क्योंकि इस तरह तो उसका पूरा बैग खो जाएगा, इसलिए आगे बढ़कर कहा कि यह बैग उसका है। उनमें से एक ने उसे घूरकर कहा कि उन्हें उनके ग्रुप की एक गन मिल गई है। इससे जिनसोंग को लगा कि शायद वो उसका सामान वापस न दे, लेकिन ब्रायन आया और उसे उसका बैग देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि जिनसोंग इसके अंदर रखी चीजों का इस्तेमाल किसी बुरे काम के लिए नहीं करेगा। फिर सोल्जर्स ये कहते हुए चले गए कि उन्हें उम्मीद है कि कभी न कभी फिर मुलाकात होगी। जिनसोंग ने भी अपनी साइकिल लेकर घर जाने का फैसला किया, लेकिन एक प्रॉब्लम सामने आई। गोलीबारी के दौरान उसकी साइकिल में गोली लग गई थी। उसने पोर्टेबल स्टोव उठाया और बर्फीले तूफान में पैदल चलना शुरू किया। इसके बाद उसने सोचा कि एहतियात के तौर पर मॉस्किटो रिपेलेंट खरीद लेना बेहतर होगा क्योंकि वेयरहाउस तक अभी भी 1.5 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। जब उसने शॉप खोली तो जिनसोंग को पता चला कि उसके पास सिर्फ 16 कॉइन्स हैं और उसे समझ नहीं आया कि इतने कॉइन्स उसे कहां से मिले।